जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं निमसट के 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो सिर्फ रीजनिंग या एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस आए हैं, कुछ नए क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस थे जो 2025 में भी हैं। ठीक है, तो हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन था। फर्स्ट तो आपने बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन आया तो हम खुश हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई खास अरेंजमेंट नहीं लग रही, डायरेक्ट कुछ ना कुछ बन रहा है। कैसे? यहाँ पे जे था, यहाँ पे जे है, यहाँ पे ना कुछ बोला हुआ है, ये इसमें से ऑड वन आउट बताना है, या ये गलत है या डिफरेंट कौन सा है। इस चारों ऑप्शन में से कौन डिफरेंट पैटर्न बना रहा है? पैटर्न तो सभी कुछ ना कुछ बना रहे होंगे, बट इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है या कौन सा ऐसा सीरीज है जो एक डिफरेंट पैटर्न बना रहा है, वो हमने चेक करना था। जे के लिए कितना होता है 10, जी के लिए कितना होता है 7, पी के लिए कितना होता है 16, राइट? ये होता है। अब आगे इसका चेक करते हैं, 8 आएगा, और ई के पास कितना आएगा? ई के पास कितना आएगा? 5 आएगा। एम के पास कितना आएगा? 13 आएगा, राइट? एन के पास कितना आता है? 14, के पास 11, एस के पास 19, अब इसके बाद ओ के पास 15, एल के पास 12, टी के पास 20। ठीक है, ये इनकी प्लेसेस है, जैसे ही अल्फाबेट में बैठे हुए हैं ये उनकी प्लेसेस बताई हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने अभी तक प्लेसेस लिखी हैं सिर्फ। अब हम देखेंगे इसमें क्या अरेंजमेंट बन रही है, क्योंकि मेजरली जो हम चीजें करेंगे, या तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या हो सकता है कि या तो इसका ऑपोजिट बैठा होगा साथ में, या कोई ना कोई क्रॉस में खेल रहे होंगे, या मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, या प्लस एडिशन कर रहे होंगे, राइट? ऐसा कुछ ना कुछ होगा। अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होना चाहिए था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? -3 किया, फिर आगे क्या कर दिया हमने? +9 कर दिया। ये किया हमने। यहाँ पे क्या प्लस किया? माइनस किया, -3 किया। यहाँ पे आगे क्या प्लस कर दिया? +9 कर दिया, सॉरी यहाँ पे +8 कर दिया, राइट? अब यहाँ पे -3 हुआ, 14 और 11 में -3 का गैप है। अब -3 से, अब 11 से 19 कैसे जाएंगे? +8 करके, +8 करके। अब यहाँ पे 15 से 12 कैसे जाते हैं? -3 करके। 12 से 20 कैसे जाएंगे? +8 करके। अब यहाँ पे ना हमें कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सब में -3 तो हो रहा है, ये सभी में कॉमन है जी। जो ये चीजें थी जो -3 हो रही हैं, ये सभी में कॉमन है। कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है यहाँ पे कि -3 के कारण कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, राइट? बट डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हुआ? ये 9 था, फर्स्ट वाला 9 था हमारे पास। फर्स्ट वाला क्या है? 9 है। ये 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है। तो डिफरेंट कौन हुआ? ये जे जी पी। डिफरेंट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे +9 है, यहाँ पे +8 है, यहाँ पे +8 है, यहाँ पे +8 है। ये तीनों जो हैं ये आपस में एक परफेक्ट रिलेशन बना रहे हैं, बट सिर्फ जे जी पी को छोड़ के, जिसमें +9 आ रहा था। तो हमारी ऑप्शन क्या होगी? ए ऑप्शन। हमने ये बताना था, गलत कुछ नहीं है यहाँ पे, हमने बस ये बताना था ऑपोजिट या कुछ ऐसा डिफरेंट अरेंजमेंट कौन बना रहा है। हमने ऑड वन आउट बताया कि ए ऑप्शन एक डिफरेंट अरेंजमेंट बना रही है बाकी तीनों ऑप्शन से। चलो बढ़िया, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये था थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन। मजेदार क्यों था? क्योंकि यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का हमें पूछा गया। सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन आता है ना जब भी, तो वहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि सर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और इतना बड़ा आ जाए ऊपर से, फिर तो बोलोगे सर ये तो मुश्किल ही होना चाहिए। बट कभी कभार क्वेश्चन को देखो, आराम से देखो। ये जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, ये ज्यादातर छोटे कंसाइज होकर छोटे बन जाते हैं। ठीक है, अब इसको छोटा करें। हाँ जी, यहाँ पे क्या था? 4 फ्रेंड्स, अदिति, भारत, चंदन, दीपिका। अब इसको ABCD मान लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा नाम लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा हमारा। ABCD माने इसको। नेक्स्ट में क्या होगा? वेंट टू अ रेस्टोरेंट फॉर डिनर। आगे क्या था? ईच ऑफ देम ऑर्डर्ड अ डिफरेंट डिश। ये डिशेस थी उनके साथ, ठीक है, और डिफरेंट ड्रिंक ऑर्डर किया, और ये उनके डिफरेंट ड्रिंक थे। अब ये डिफरेंट वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है कि किसी ने भी सेम ड्रिंक या सेम डिश ऑर्डर नहीं की। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्लूज, ये हमें नीचे क्लूज दिए हुए हैं ये वाले, ठीक है। डिटरमाइन अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेंड, डिश एंड ड्रिंक। अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है? 4 दोस्त थे, ABCD, राइट? 4 दोस्त थे, उन्होंने एक रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने अपने चारों के लिए अपनी अपनी जो उनको पसंद था, जो मन में आता है, जो बंदे को पसंद होता है वही मंगाता है, चाहे बिल जितना मर्जी बन जाए, है ना? जब हम बढ़िया रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कुछ भी खा सकते हैं अपने मन का। जो अगर दाल सब्जी ही खानी है फिर तो घर पे भी खा सकते हैं, राइट? तो वो रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने वहां पे अपने लिए सभी ने अलग अलग डिशेस ऑर्डर की, किसी की भी डिश सेम नहीं थी।
फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, डिश अकेली तो खाई जा नहीं सकती, बर्गर के साथ कोक तो चाहिए, राइट। तो इसीलिए उन्होंने उसके बाद चारों ने कोक ऑर्डर किया। इसमें एक शरीफ बंदा भी था जो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस था, उसने क्या ऑर्डर किया, वाटर ऑर्डर किया, ठीक है। अब आगे क्या दिया हमें क्या ढूंढना है इस क्वेश्चन में, हमें यह ढूंढना है कि कौन सा वो बंदा है, कौन सा उसका डिश है और कौन सी उसकी ड्रिंक है। ये ऐसा कौन सा पैटर्न बनाएगा इन 4 ऑप्शन में से। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं ऐसी, ठीक है। हमने ये सिंपल सा इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। सबसे पहले जब इतनी सारी चीजें आ जाएं, डिशेस हैं, ड्रिंक्स हैं, बंदे खुद हैं, तो हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट्स बनाते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाते हैं। कैसी, अब मान लो कि यहाँ पे हमारे पास पिज्जा के लिए अरेंजमेंट बनाएंगे। सबसे पहले पिज्जा के लिए, पिज्जा मैं ऐसे लिख रहा हूँ PZ, फिर पास्ता के लिए बनेगा, फिर बर्गर के लिए बनेगा, राइट। और क्या है, सैलड। अब सैलड भी एक होशियार बच्चा यहाँ पे बैठा है, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस, पक्का वाटर वाले नहीं सैलड मंगाया होगा, राइट। चलो देखते हैं। अब इस बेसिस पे हम आगे करते हैं। और चीजें क्या थी, ड्रिंक थे। अब ड्रिंक को भी साइड पे लिखना पड़ेगा क्योंकि ड्रिंक भी इंक्लूड करने। ड्रिंक कौन से थे, कोक था, और कौन सा है, कहाँ पे क्या, हाँ, कोक, लेमनेड, ऑरेंज जूस एंड वाटर। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, कोक, लेमनेड, ऑरेंज जूस और वाटर। ये हमारे पास 2 चीजें बनेगी क्योंकि हमारे पास 2 डिफरेंट चीजें मंगाई है ना उन्होंने, तो हमारे पास 2 डिफरेंट चीजें बनेगी, राइट। अभी पिज्जा के लिए हम अरेंजमेंट शुरू करते हैं। कैसे अरेंजमेंट बनेगी, अदिति ने और पिज्जा और कोक ऑर्डर नहीं किया। अब इसका मतलब क्या, मैंने आपको जब सिटिंग अरेंजमेंट में बताया था, जब आप निकालते हो तो आप क्या करते हो, लेफ्ट साइड हमारे जो राइट साइड होता है वहां पे क्या लिखते हो, हमारा राइट, मतलब जो चीज हमेशा सही होगी उसका मतलब क्या है, यहाँ पे इस साइड हम जो लिखेंगे वो होगा कि वो उस चीज को प्रेफर करता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, प्रेफर करता है हमें स्टेटमेंट से क्लियर हुआ। बट जो हम लेफ्ट साइड लिखेंगे उसका मतलब क्या है कि अगर मान लो अदिति यहाँ पे पिज्जा को पसंद नहीं करती, यहाँ पे पॉइंट है ना, अदिति ने पिज्जा को ऑर्डर नहीं किया, तो इसका मतलब मैं अदिति को इस साइड लिखूंगा। अदिति को अगर मैंने इस साइड लिखा, इसका मतलब ये है कि वो पिज्जा पसंद नहीं करती। अगर मैं इस साइड लिखता तो पिज्जा पसंद करती, बट मैंने लेफ्ट साइड लिखा कि वो पिज्जा पसंद नहीं करती, ठीक है। अब और क्या पसंद नहीं करती, वो कोयला पसंद नहीं करती, और कोला कोक बोलो इसको, कोला गलत वर्ड है, ठीक है, कोक पसंद नहीं करती। तो हम इसके भी हमने लेफ्ट में लिखा, यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लो, आपको कंफ्यूज ना हो जाए, यहाँ पे एक छोटी स्पेस बना देते हैं, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। हमारे पास और पॉइंट्स क्या है, भरत ऑर्डर्ड सैलेड बट नॉट लेमनेड। अब भरत जो था उसने क्या मंगाया, ये सैलेड है हमारे पास, तो भरत इस साइड लिखेंगे क्योंकि उसने क्या मंगाया, सैलेड मंगाया, ठीक है। बट उसने और क्या नहीं मंगाया, क्या नहीं मंगाया, लेमनेड नहीं मंगाया। क्या नहीं मंगाया, लेमनेड नहीं मंगाया, ठीक है, राइट। आगे क्या क्वेश्चन है हमारा, चंदन ऑर्डर्ड पास्ता। पास्ता ये है तो सी यहां पे आ जाएगा। अभी तक अरेंजमेंट हमारी स्मूथ चल रही है। दीपिका डिडंट ऑर्डर्ड बर्गर और ऑरेंज जूस। अब दीपिका ने बर्गर ऑर्डर नहीं किया, तो दीपिका के पास कौन सी प्लेस बची, सिर्फ पिज्जा की, तो डी यहां पे आ जाएगा। अगर डी यहां पे आ गया तो बचा कौन, सिर्फ ए, अदिति यहां पे आ जाएगी, राइट। इजी क्वेश्चन। अभी तक तो हमारा जितनी भी उन्होंने डिशेस खाई हैं उसकी अरेंजमेंट रेडी हो चुकी है, बट हम चलेंगे अभी ड्रिंक्स पे। अब ड्रिंक के दीपिका के बर्गर नहीं खाती, वो हमने लिख लिया। अब ऑरेंज जूस भी उसने ऑर्डर नहीं किया, ऑरेंज जूस ऑर्डर नहीं किया तो दीपिका यहां पे नहीं आ सकती, है ना। दीपिका मैंने इसीलिए लेफ्ट साइड में लिखी क्योंकि उसने वो ऑर्डर नहीं किया। आगे क्या था, अदिति ऑर्डर्ड ऑरेंज जूस। अदिति ने क्या ऑर्डर किया, ऑरेंज जूस। अदिति मैं यहां पे लिख सकता हूं, इजी, राइट। अब हमें पूछा है हु ऑर्डर्ड द, अभी हमारे पास कुछ पॉइंट नहीं है, ड्रिंक्स हम कंप्लीट नहीं कर सकते, कोई भी आ सकता है। अब ए यहां पे नहीं आ सकता, यहां पे बचा कौन, सिर्फ डी और सी, डी और सी। यहां पे डी और सी यहां पे भी आ सकते हैं, डी और सी यहां पे भी आ सकते हैं। अभी हमारे पास कोई भी ऐसा स्टेप नहीं पता, कोई भी ऐसा क्लू नहीं पता जिससे हम ये क्लैरिफाइड कर दें कि डी और सी, डी ऊपर ही आएगा, डी नीचे ही आएगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं पता। तो इसीलिए हम ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब पता क्या है, जब भी आपके पास ऐसा आ जाए ना कि सर ऐसा पॉइंट बन रहा है, इसका मतलब क्या है, इनमें से आंसर नहीं हो सकता, सी और डी आंसर में नहीं हो सकते। जितने भी सी और डी वाले होंगे ना, क्योंकि डाउटफुल केस है, सी और डी का केस जो है वो डाउटफुल केस है। डाउटफुल केस होने का मतलब क्या है कि हम क्लैरिफाइड बता ही नहीं सकते उन्होंने कोक पिया या वाटर पिया, राइट, ठीक है। अब हमें यह पूछा है, आपको क्वेश्चन देखो, हु ऑर्डर्ड बर्गर एंड व्हाट ड्रिंक दे ऑर्डर्ड। किसने बर्गर ऑर्डर किया और उसने क्या ड्रिंक भी ऑर्डर की। बर्गर किसने ऑर्डर किया था, अदिति ने, और अदिति ने क्या ड्रिंक ऑर्डर की थी, ऑरेंज जूस। हमारी ऑप्शन पड़ी है ये बी ऑप्शन, इजी है ना। अदिति ने बर्गर ऑर्डर किया था और उसने ड्रिंक कौन सा ऑर्डर किया, ऑरेंज जूस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब
मैंने आपको चीज बताता हूँ, काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर हम अगर आप पढ़ाते हो या आप एक्सप्लेन करते हो या कोई भी हम सुनते हैं लेक्चर, कोई सोल्यूशन देखते हैं तो उसमें हमको ना समझ आ जाता है, पर जब खुद अटेम्प्ट करने वाले होते हैं तब सर हमसे होता नहीं है, कभी कभार कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। ये होना एक कॉमन चीज है, आपने घबराना नहीं है इस चीज पे, बस एक काम करना बस, ठीक है। आप ये लेक्चर देखोगे, राइट, आप ये लेक्चर देखोगे, है ना, मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखाऊंगा एक बार, है ना, आपके पास एक असेस होगा कि आप पॉज कर सकते हो वीडियो को, अभी तो नहीं कर सकते, है ना, अभी मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ इसी चीज को, बट आप पॉज कर सकते हो इसी चीज को। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, तो उसको पॉज करो, मेरे सॉल्व करने से पहले उसको पॉज करो, उस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करो, जब मैं बताऊंगा उसके बाद देखना गलती कहां पे है, और अगर सही हुआ तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है, राइट। गलती कहां पे है, ऐसे ऐसे चीजें इंप्रूव होंगी। और आप ये सोचो कि मैं समझ के ही लेक्चर अटेंड करूं उससे हो जाएंगी चीजें, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ लेक्चर से मैं जितना मर्जी आपको सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करवा दूं, मैंने इतनी अरेंजमेंट की आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूं मैं, ठीक है, जितना मर्जी करवा दूं मैं आपको, बट आपको इशू हमेशा खुद करने पे रहेगा। सिटिंग अरेंजमेंट, ये जितने भी मेजर टॉपिक्स रीजनिंग के हैं वो ऐसे ही टॉपिक्स हैं, मैंने इसीलिए क्लास में भी आपको यही कहता था कि पहले खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि वो जो चैप्टर है ना रीजनिंग, जो टॉपिक है, ये टॉपिक ही ऐसा है, इसमें आपको पहले खुद सॉल्व करना पड़ता है, कोई भी टीचर आपके दिमाग में कोई भी ये चीज फिट नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब भी आप लेक्चर स्टार्ट करो, क्वेश्चन मेरे स्टार्ट करने से पहले इस चीज को पॉज करो, पॉज करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। मान लो ये 1 घंटे का लेक्चर है, 1-1.5 घंटे का लेक्चर होगा, आपको 3 लग जाएंगे, बट है ना, बट आप जिन्होंने सिर्फ लेक्चर लगाया आप उनसे काफी गुना आगे चले जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए पॉज करके सबसे पहले खुद अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये हमारा 2025 में भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन, है ना, सेम क्वेश्चन, डिट्टो सेम क्वेश्चन, बट थोड़ी सी लाइन का डिफरेंस और कुछ नहीं। यहां पे क्या बोला है, अ कैट क्लाइम्स 21 मीटर पोल, 21 मीटर पोल, इन फर्स्ट मिनट इट क्लाइम्स 3 मीटर एंड इन सेकंड मिनट इट डिसेंड्स 1 मीटर। डिसेंड्स का मतलब 1 मीटर पीछे आ जाती है। इन हाउ मेनी मिनट्स द कैट वुड रीच द टॉप। अब मान लो ये एक टॉप था, मान लो ये टॉप था, ये कितने मीटर है, 21 मीटर है, 21 मीटर है। उस कैट ने 21 मीटर कवर करना है, उस कैट ने 21 मीटर कवर करना है, बट वो चल कैसे रही है, चल कैसे रही है, 1 मिनट में वो पहले 3 मीटर जाती है, राइट, 1 मिनट में वो 3 मीटर जाती है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट मिनट शुरू होगा ना जब भी, तो उसमें वो 1 मीटर डिसेंड कर जाती है, डिसेंड का मतलब पीछे आ जाती है, राइट। हम इसको फिर कैसे लिख पाएंगे, मतलब क्या होगा इसका, 2 मिनट में उसने कितनी टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट, 1 मिनट में 3 मीटर, 1 मिनट में 1 मीटर माइनस हो गया यहाँ पे, राइट, यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगा देता हूँ, राइट, माइनस हो गया, कम हो गया 1 पॉइंट, है ना। तो 2 मिनट में उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कैलकुलेट की, 3 - 1, ये जितना वो चढ़ी और जितना वो गिर गई, और टोटल कितनी हुई, 2 मीटर, ठीक है। 2 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस कैलकुलेट की, कितनी कवर की, वो थी हमारी 2 मीटर, ठीक है। अब हमने पहुंचना है, उस कैट ने ना 2 मीटर नहीं पहुंचना, सिर्फ उस कैट ने 21 मीटर तक पहुंचना है। 21 मीटर तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, है ना, वही चेक करना कितना टाइम लगेगा उसको। अब देखो 2 मिनट में वो कितना जा रही है, 2 मीटर, 2 मिनट में हमेशा 2 मीटर जा रही है, तो 9 मिनट में कितना हो जाएगा, 9 मिनट में कितना हो जाएगा, या तो ऐसा कर लो, या तो इसको ऐसे लिख लो कि हमारे पास अगर 2 मिनट में ये 2 मीटर जा रही है, तो 18 मिनट में कितना जाएगी, 18 मिनट में कितना जाएगी, 18 मीटर, राइट। अगर 2 मिनट में 2 मीटर जा रही है तो 18 मिनट में 18 मीटर जाएगी, है ना। तो यहां पे हमने क्या किया, इंटू 9 किया, ये टाइम का हमने क्या किया, इंटू 9 किया, यहां पे भी इंटू 9 हुआ, इसीलिए समझ आया। या तो आप ऐसे समझ लो कि 2 मिनट थे, 2 मिनट में 2 मीटर, तो 18 मिनट में 18 मीटर, एक ये चीज है। या तो ये समझ लो मैंने दोनों को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 18 मीटर और 18 मिनट और 18 मीटर, ठीक है, ये चीज है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट यहां तक क्या हो रहा है, दोनों चीजें कॉमन चल रही हैं। यहाँ पे आगे अभी वो 1 मिनट जो ये चला है ना, 18वां मिनट, इसमें क्या हुआ, वो 1 मीटर पीछे आ चुकी है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा,
अब जो अगला मिनट है, अगला मिनट कौन होगा, 19वां मिनट होगा। 18 के बाद 19 आता है, 19 के बाद किसमें, 1 मिनट में वो कितना चढ़ेगी फिर 3 मीटर। अब 18 में 3 ऐड करोगे, 18 में 3 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो हमने जैसे पढ़ा कि 21 मीटर चढ़ना था, 21 मीटर चढ़ चुकी है, तो फिर दोबारा नीचे क्यों जाएगी, है ना, डिसेंड क्यों करेगी, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा 19 मिनट्स। हमारा ऑप्शन क्या हुई, बी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। होप सो आप अटेम्प्ट कर रहे हो पॉज करके, क्योंकि पॉज करना इस बेसिक चीज़ है इन क्वेश्चंस को करने की। अगर आप नहीं करोगे तो मेरे को भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा, है ना। मेरी भी मेहनत लग रही है, आपकी भी मेहनत लग रही है, बट अगर आप क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व ही नहीं करोगे, पॉज कर लो, मैं साइड में हो रहा हूँ थोड़ा सा, राइट। हाँ, अब क्वेश्चन को देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये इजी क्वेश्चन है, हमारे वेन डायग्राम्स क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम्स के, राइट। इसमें क्या पूछा है कि ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है ये मैरिड पीपल के लिए, सर्कल जो बना हुआ है ये जॉइंट फैमिली के लिए, और ट्रायंगल जो बना हुआ है वो स्कूल टीचर के लिए। अब हमें पूछा गया द मैरिड टीचर्स हु डू नॉट लिव इन जॉइंट फैमिली आर रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब क्या हुआ कि मैरिड टीचर्स, मतलब हमें एक रेक्टेंगल का चाहिए, एक पॉइंट रेक्टेंगल का चाहिए, एक पॉइंट ट्रायंगल का चाहिए, बट उसमें सर्कल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्कल का मीनिंग तो है वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। बट हमें पूछा गया कि जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हो, नॉट लगा है ना, नहीं रहते हो, ठीक है। तो हमें ऐसी कुछ पॉइंट ढूंढना है, ऐसा कौन सा लेटर है जो रेक्टेंगल और ट्रायंगल में दोनों में एक आ रहा है, दोनों में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ये सर्कल था, ये सर्कल था, सर्कल हमने चूज नहीं करना, ना तो क्यू आ सकता है, ना ऐसा आ सकता है, ना ई आ सकता है, ये खुद ब खुद बाहर हो गए, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में एक कॉमन, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में एक कॉमन। यहाँ पे यू जो है, यू सिर्फ ट्रायंगल में है, रेक्टेंगल में तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे पी है, पी सिर्फ रेक्टेंगल में है, ट्रायंगल में तो है ही नहीं, तो यहाँ पे एक ही था आर, आर जो था, आर ट्रायंगल में बैठा है, रेक्टेंगल में भी बैठा है, बट सर्कल में नहीं बैठा, तो हमें यही डायग्राम चाहिए थे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था ये, देखते ही सॉल्व होना चाहिए था, है ना। आपने जितनी प्रैक्टिस हमने करवाई है आपको, आपका ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होना चाहिए। होप सो आप सभी पॉज कर रहे हो क्वेश्चंस को। ये एक नया क्वेश्चन था, पजल का थोड़ा सा क्वेश्चन है ऐसा, राइट। अब इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है, इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। पॉज कर लिया होगा सबने, हाँ जी। राजेश विल नॉट गो टू कॉन्सर्ट। अब इसमें ना पता क्या, इस क्वेश्चन में चीज़ क्या, क्योंकि ना ये कुछ चीज़ें हैं ऐसी, ये काफ़ी ना डिफरेंट है, स्टेटमेंट्स दी होंगी, बट हमने यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट पे फोकस करना है। रीजनिंग ये चैप्टर ये नहीं है कि अगर ये चीज़ हो रही है तो ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती कभी कभार, ठीक है। अब जैसे ये दोनों, ये जो फर्स्ट है, ये एक स्टेटमेंट ये है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, और सेकेंड स्टेटमेंट तुम्हारी ये है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक है, सेकेंड स्टेटमेंट तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ये दो स्टेटमेंट मतलब क्या, राजेश विल गो टू कॉन्सर्ट इफ राकेश गोज, विल नॉट गो, राजेश कॉन्सर्ट में नहीं जाएगा अगर राकेश गया। मतलब इसका मतलब ये नहीं है अगर यहाँ पे राकेश ना गया तो राजेश चला जाएगा, ऐसा मतलब नहीं है इसका, क्योंकि हमें स्टेटमेंट सिर्फ जो हमें दिया है ना रीजनिंग में, जो हमें सामने दिख रहा है बस वही चीज होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे इस पॉइंट में क्या था, राजेश विल नॉट गो टू कॉन्सर्ट इफ राकेश गो, मतलब राजेश अगर राकेश कॉन्सर्ट में नहीं जाएगा अगर राकेश जाता है तो। अब सेकंड देखो, राकेश, अब राकेश की बात हो रही है ये दूसरे वाले बंदे की, राकेश विल गो टू कॉन्सर्ट इफ हिज डॉग बार्क 3 टाइम्स, ये तो अलग ही फेटिश है, राइट, ये अलग ही चीज है ना। अगर उसका डॉग जो है वो 3 बार भौंकेगा तो जाऊंगा मैं, है ना। चलो ये पक्का डॉग लवर है ना। चलो अब देखते हैं हम स्टेटमेंट्स को, ए बी और सी और डी। अब देखते हैं इनमें से गलत कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, इफ राजेश डॉग डज नॉट बार्क 3 टाइम्स राजेश विल नॉट गो टू कॉन्सर्ट। अब मैंने आपको ये पॉइंट क्या है, ये जो दूसरी स्टेटमेंट है इसको उल्टा कर रहा है, इसको रिवर्स कर रहा है। मैंने अभी ये बताया कि जितनी भी स्टेटमेंट्स है ना इसको रिवर्स करके इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हुआ, क्योंकि ये रिवर्स कर दिया ना। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था सेकंड स्टेटमेंट में कि राकेश जाएगा अगर उसका डॉग 3 बार बार्क करे, बट हमें कंक्लूजन में क्या पूछा है ऑप्शंस में कि अगर उसने बार्क नहीं किया डॉग ने तो वो नहीं जाएगा, तो उसका उल्टा कर दिया उसने। तो हमें उल्टा नहीं करना स्टेटमेंट का, जो स्टेटमेंट है उसी बेसिस पे हमने जज करना है। अब सेकंड देखो, इफ राकेश डॉग्स बार्क 3 टाइम्स देन राजेश विल नॉट गो टू कॉन्सर्ट। ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं,
है ना। सेकंड देखो सी ऑप्शन, इफ राजेश डजंट गो टू कॉन्सर्ट राकेश विल गो। अगर राजेश नहीं गया, ऐसा पॉइंट है, ऐसा पॉइंट, क्योंकि राजेश डिपेंड करता है राकेश पे कि अगर राकेश चला गया तो राकेश, जैसे उनकी दुश्मनी चल रही है ना, राजेश और राकेश की दुश्मनी चल रही है। उसने बोला कि बट दुश्मनी कहाँ से चल रही है, सिर्फ राजेश उसको दुश्मन मानता है अपना, बट जो राकेश है ना, राकेश है वो उसको अपना दोस्त मानता है, पक्का दोस्त मानता है, ठीक है। उसको किसी ना किसी की बात गड़बड़ हुई होगी, राइट। तो वो क्या कहता है, राजेश क्या कहता है कि अगर मेरा दोस्त दूसरा जो जिसके साथ मेरी दुश्मनी है ना, राकेश, वो गया तो मैं नहीं जाऊंगा, वो गया तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। पर राकेश ये चीज बोलेगा, राकेश तो उसका दोस्त है ना, वो तो उसका अपना दोस्त मानता है अभी भी, तो राकेश ये चीज नहीं बोलेगा कि राजेश गया तो मैं नहीं जाऊंगा, है ना। तो इसीलिए ये पॉइंट गलत हो जाएगा, राइट। हमने यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट ए ऑप्शन का, सी ऑप्शन में भी हमने इस वाली स्टेटमेंट को रिवर्स किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। हाँ जी, चलो आगे चले। नहीं, शायद हाँ, यहाँ पे डोंट डजंट लगा हुआ है, ठीक है, मुझे समझ आ गया। यहाँ पे डजंट लगा हुआ, मुझे लगा डज लगा हुआ है, ठीक है, डजंट लगा। ये तो ऊपर वाली स्टेटमेंट सेम कॉपी पेस्ट किया है, ये वाली स्टेटमेंट सी ऑप्शन एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट की है। राजेश कॉन्सर्ट में नहीं जाएगा अगर राकेश गया, यही तो स्टेटमेंट में बोला हुआ है, ये तो डायरेक्ट सही है, डायरेक्ट सही है ना। यही स्टेटमेंट सी ऑप्शन डायरेक्ट ऊपर दी हुई है, ये तो एग्जैक्ट सेम है एक दूसरे के, ठीक है। अब डी ऑप्शन चेक कर लो, राकेश विल नॉट गो टू। अब यहाँ पे ये जो मैं अभी समझा रहा था आपको, ये डी ऑप्शन था, यहाँ पे इसका मैंने इस स्टेटमेंट का उल्टा किया हमने। उल्टा करने के कारण क्या हुआ कि ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। अब ये यहाँ पे भी सेम हुआ, यहाँ पे भी सेम हुआ। अगर यहाँ पे ना दोनों स्टेटमेंट्स को रिलेट कर दिया, राकेश का डॉग अगर 3 बार बात करता है तो राजेश नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ बताया वो हमें, है ना, ऐसा कुछ हमें मर्ज नहीं कर सकते, यहाँ पे स्लॉग्स नहीं चल रहा, हम मर्ज नहीं करेंगे, जो स्टेटमेंट्स दिया उसी बेसिस पे चलेंगे, हम एक्स्ट्रा कुछ भी नोट डाउन नहीं करेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें कुछ भी कंपैरिजन नहीं दिया राजेश और राकेश। ऐसे मत सोचना इस क्वेश्चन को कि सर ये दिया तो हुआ है कि अगर राकेश चला गया, उसका डॉग बात करेगा तो चला जाएगा, फिर राजेश नहीं जाना चाहिए, वही तो बताया हुआ है। बट हमने यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स को रिलेट कर दिया, आपने ये दोनों स्टेटमेंट्स को रिलेट नहीं करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी तक तो काफी ढीले क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना, ये तो उससे भी ढीला क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को तो आप क्या करना चाहिए था, इस क्वेश्चन को देखते सार एग्जाम में धीरे धीरे हंसना चाहिए था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, डाटा का ग्राफ है, मतलब क्या है इसका कि ग्राफ से डाटा से ग्राफ बनता है, डाटा से ग्राफ बनता है, मदर से फादर बनती है नहीं, प्लांट से लीफ बनता है नहीं, प्लांट से थोड़ी लीफ बनता है, मिल्क से बटर बनता है, यस मिल्क से बटर बनता है, वाटर से ग्लास बनता है नहीं बनता, ग्लास थोड़ी बनता है, तो ऑप्शन क्या सही, मिल्क से बटर बनता है, इजी, राइट। अभी हमारे पास ये जो क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन भी वैसा ही है, ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है। सेवेंथ क्वेश्चन में देखो ये ना एक्चुअली यहाँ पे क्या बोला है कि उन्होंने पजल टाइप्स क्वेश्चन है, ये जंबल वर्ड हम खेलते होते थे ना बचपन में, जंबल वर्ड्स छोटे वर्ड्स होते थे, जंबल करके दिए जाते थे हमें, राइट। उसमें क्या होता था कि जंबल वर्ड करके दिया है, यहाँ पे उन्होंने एक हिंट भी दे दिया कि नेम ऑफ अ गेम है ना, उसका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर की मिरर इमेज क्या होगी, ये ना यहाँ पे ना लाइन मिरर इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सिर्फ जल्दबाजी में ना आप ये पढ़ोगे फर्स्ट और लास्ट लेटर बताना, मिरर इमेज काफी इंपॉर्टेंट है, मिरर इमेज मैं बताता हूँ कैसे इंपॉर्टेंट होगी। अब ये जो वर्ड है ना, जिसने कभी गेम्स नहीं खेली, जो कहता है कि सर मैं सिर्फ नोटबुक्स पे यकीन रखता हूँ, मैं सिर्फ नोटबुक्स पढ़ता हूँ और पढ़ता ही रहता हूँ और कुछ नहीं करता, तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप से नाइंसाफी कर रहे हो, है ना। अगर आप गेम्स खेल लेते तो शायद आपको ये नाम पता होता, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो, ये तो मेरी फेवरेट गेम है, बैडमिंटन है, ये कौन सी गेम है, बैडमिंटन, देखते ही पता लग रहा है बैडमिंटन बन रहा है ना, ये कौन सी बन रही है। अब यहाँ पे मैं लिखूं इसको, बैडमिंटन बन रही है, यहाँ पे मिरर पड़ा होगा, राइट, ये बैडमिंटन बन रहा है, इसके बैडमिंटन बन रहा है हमारा इमेज, जो इसका जंबल वर्ड करके हम इसको सही जोड़ें तो। फिर उसके बाद इसका फर्स्ट और लास्ट लेटर पूछा, फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या है, बी और एन, तो आप फटक से क्या करोगे, चलो जी सर मजा आ गया, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, मजा आ गया, बट आपने ये आसान सा क्वेश्चन भी गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया भाई,
यहाँ पे देखो उसकी ये नहीं पूछा कि वर्ड के फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या है, ये पूछा है उसकी मिरर इमेज के फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या है। मिरर इमेज में उल्टा हो जाता है, मिरर इमेज में क्या होगा, ये जो सबसे पहले जो पास होता है मिरर क्या वही यहाँ पे पास बनता है, जो दूर होता है मिरर क्या वो सब उतना ही दूर बनता है, राइट। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है, फोकस से जितना दूर होगा मिरर से उतनी दूर इमेज बनेगी, राइट। ये सेम चीज यहाँ पे यूज होती है, जितना पास होगा पास बनेगी, जितना दूर होगा दूर बनेगी, है ना। तो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर चेंज हो गया ना, हमारा चेंज होके क्या बने, वो एन और बी बने, बी और एन नहीं एन और बी बने, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा हमारा, राइट। इजी, बस आंखें खोल के एग्जाम को देना है। क्वेश्चंस डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बस आंखें बंद होंगी फिर डिफिकल्ट लगेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कोई डाउट होना चाहिए, है ना। इजी क्वेश्चन सर, अरे अकॉर्डिंग डिकॉर्डिंग तो ना सर हमारे जिस्म में घुस चुका है, इसको अब निकाल आप भी नहीं पाओगे, ना कोई निमसेट का एग्जाम निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इसका कोड नीचे दिया हुआ है हमें 18 01 05 08, राइट। ये कोड दिया हुआ है नीचे, ऊपर ये लेटर्स हैं। अब यहाँ पे क्या है, 8 है, 5 है, 1 है, 18 है, 20 है। मुझे ना कुछ दिख गया, क्या दिखा कि सर इसको ना 20 है पीछे पड़ा 20 आ गया, 18 पीछे पड़ा 18 आ गया, ये 1 पड़ा था 01 डबल डिजिट में लिखने के लिए 01 लगाया, 5 था 01 5 लगा दिया, 8 था 08 लगा दिया डबल डिजिट में लिखने के लिए, राइट। तो ये क्या आ रहा है, क्रॉस में खेल रहे हैं ऐसे, है ना, ऐसे खेल रहे हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपने ऐसे क्रॉस नहीं करना है, सर हमने क्रॉस नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हो, इस जो पूरा वर्ड लिखा है इसको उल्टा लिख दो, TRAEH, जो वर्ड लिखा है उसको उल्टा लिख दो, मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं, क्रॉस करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। जो वर्ड लिखा है उसका उल्टा किया हमने, 20 18 1 5 8, इजी जॉब, है ना। ये इसमें भी अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, यहाँ पे एस है, यहाँ पे 19 पड़ा है, एस का कोड 19 ही होता है, जी का कोड कितना होता है 7 तो 07 पड़ा है, एन का कोड कितना होता है 14 तो 14 पड़ा है, यू का कोड कितना होता है 21 ही पड़ा है, एल का कोड कितना होता है 12 ही पड़ा है। तो ब्रेन का कितना बनेगा, ब्रेन का कितना पड़ेगा, क्रॉस करने के बजाय आप क्या कर सकते हो, इसको उल्टा लिख दो, इसको उल्टा लिख दो, NIARB। अब जो बी का कोड होगा, बी का कोड क्या होता है 02, हमें यही पूछा लास्ट नंबर कौन सा है 2, आंसर हम सीधा डायरेक्ट ही करें, पूरा भी क्यों सॉल्व करना, टाइम वेस्ट क्यों करें इस पे 14 लिखेंगे, 09 लिखेंगे, 01 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, फिर 02 लिखेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछ, ये क्यों करना भाई, ये करने वाला चीज ही नहीं है ना। तो इसीलिए आप इसको अवॉइड करके डायरेक्ट जो हमें क्वेश्चन पे पूछा वो हमारा फोकस, हमारा ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है, हमें पूरा सोल्यूशन लिखना पड़ता है ना। ये ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑप्शन टिक करनी है, जस्ट ऑप्शन टिक करनी है, हमें मैटर नहीं करता आपने सोल्यूशन कैसे किया, तुक्का लगाया मैटर नहीं करता, आपकी ऑप्शन टिक सही होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बी था तो हमने सिर्फ बी को देखा, लास्ट में सिर्फ बी को देखा, बी का कोड कितना बनेगा यहाँ पे 02 का मतलब लास्ट डिजिट क्या होगा 2 होगा। चलो जी बढ़िया, ये भी हो गया हमारा। और ये तो आपका वेरिएंस का क्वेश्चन है, ये मैथ के टीचर आपको करवा देंगे, राइट। अभी ये वाले क्वांट्स पे आते हैं, चलो क्वांट्स पे आते हैं। यहाँ पे ना ये बढ़िया क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और उतना ही जबरदस्त हमारा मेथड रहेगा इसको सॉल्व करने का, है ना। आप जितना भी इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो, चाहे आप कोई सोल्यूशन देखो, उसमें ना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जितना भी ऑनलाइन सोल्यूशन देखोगे ना सब आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि काफी बड़ा सोल्यूशन लगेगा, आपको लगेगा सर टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है इस क्वेश्चन को करने में। हम इसको एक लाइन में, जस्ट 1-2 लाइन में इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, अब ये क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन किस चीज का है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन है, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा है प्रॉफिट कितना होगा, लॉस प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या है कि जो आर्यन लड़का था, ठीक है, उसने क्या किया 100 शेयर खरीदे 50 पर शेयर के, उसने 100 शेयर खरीदे, किसी भी कंपनी के 100 शेयर खरीदे, और उसकी एक की कॉस्टिंग क्या थी 50 रुपए, तो टोटल कितनी कॉस्ट हो जाएगी 5000 हो जाएगी, कैसे 50 × 100 5000 हो जाएगी, राइट। ही पेड अ ब्रोकेज फी ऑफ 2% ऑन द प्राइस। ब्रोकेज फी का मतलब है उसने पे किया ब्रोकेज फी, राइट, पे किया, पे करने के कारण क्या होगा, इसमें 2% और ज्यादा देना पड़ेगा, इसमें 2% और ज्यादा देना पड़ेगा। अभी ना बेसिक तरीका इसका क्या है, पहले आप इसका 2% निकालोगे, 2% निकालने के बाद दोबारा इसमें 5000 ऐड करोगे, है ना, 5, फिर तुम्हारी एक वैल्यू आएगी, फिर सेम ही दोबारा इस चीज के साथ करोगे, जब हमने इसको, ये हमारा कॉस्ट प्राइस के साथ हुआ, फिर सेलिंग प्राइस के साथ करोगे, है ना, इतनी कैलकुलेशन करके फिर लास्ट में तुम्हारे पास ये पूरा सीपी है,
फिर ऐसा ही कुछ SP आएगा, फिर दोनों को माइनस करोगे, है ना, CP नीचे रखोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप पेपर नहीं कर पाओगे। अगर ये करोगे तो पेपर नहीं कर पाओगे। तो आपने करना क्या, आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है या पेपर करना है? पेपर करना है ना, मेन हमारा मोटिव क्या है, पेपर पूरा अच्छे से करना है और एक आसान तरीके से करना है। अब मैं आपको एक लाइन में इसका सोल्यूशन बताता हूँ कैसे, है ना। मैंने जब क्लासेस में आपको CP SP का कंसेप्ट पढ़ाया था, मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी परसेंटेज पूछा हो, जब भी आंसर में परसेंटेज पूछा हो या हमारे आंसर्स परसेंटेज में हो, हमारे सारे आंसर्स परसेंटेज में हो या परसेंटेज पूछा हो, तब हमें रियल वैल्यूज मैटर नहीं करती, 0% मैटर नहीं करती। हम सिर्फ हम परसेंटेज के उसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जब भी परसेंटेज पूछा हो रेशियो में लिखो, बात खत्म। अब कैसे लिखेंगे? हमारे पास CP कितना है, CP कितना है, 50 खरीदे थे, एक का शेयर था, प्राइस 50 रुपए, 100 का कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है, इस पे मैंने 2% की ब्रोकेज दी। अब मैंने इसका भी शॉर्ट तरीका बताया था कैसे, कि 100 था टोटल, 100 में कितने की ब्रोकेज की, 2 रुपए की, तो 2 प्लस हो जाएगा क्योंकि 100 से 2 बढ़कर दिए ना मैंने। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, चलो लिखो मत, इतना लिख लिया, इतना लिख लिया, ये हमारा क्या बना, CP बना। अब SP कैलकुलेट करते हैं। अब SP भी सेम होगा, SP ऊपर लिख देता हूँ, आ रहा है ना स्क्रीन पे, हाँ, SP यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। SP का क्या होगा, यहाँ पे उसने सोल्व करते वक्त क्या किया, 55 का एक शेयर था, शेयर उतने ही रहेंगे, शेयर थोड़ी चेंज हो जाएंगे, शेयर तो उतने ही रहेंगे, 100 शेयर थे, 100 ही सेल करेगा वो। ठीक है, 55 पर शेयर था, उसने पे ब्रोकेज की फी फिर दोबारा 2% पे की। और यहाँ पे गड़बड़ पता क्या होगी, मुझे आप चीज बताओ। अब ना यहाँ पे 55 का एक शेयर सेल किया तो 100 सेल करेगा तो 5500 हो जाएगा, इजी है ना। अब यहाँ पे हमने परसेंटेज ऐड करना, परसेंटेज करना है 2%, है ना, 2% ऐड करना है। अब आप चीज सोचो कि आपने कोई चीज सेल की, मान लो 100 रुपए की चीज सेल की, ठीक है, आपने उसके ऊपर कोई टैक्स दिया, मान लो 10% का टैक्स दिया, तो आप कम करते हो तो ज्यादा करते हो? जब भी आप SP में आपने कोई चीज सेल की, कॉस्ट प्राइस जब आप लेते हो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है ना। जब आप लेते हो, यहाँ पे इसीलिए तो दिया था हमने, प्लस किया। जब आप देते हो, जब आप भी कुछ भी देते हो, सेल कर रहे हो उस चीज को, उस पे जो टैक्स लगेगा वो आपकी कॉस्ट को कम करेगा, उस पे जो ब्रोकेज फी लगेगी वो आपकी सेलिंग, आपका ही मेन तो आपका ही घाटा हो रहा है ना। यहाँ पे अगर मैं बढ़ा दूं तो सेलिंग प्राइस बढ़ गया, सेलिंग अगर कोई चीज 100 की बिक रही थी उसमें मैंने 2% टैक्स लिया, मतलब 2 रुपए, 102 की बिकनी चाहिए, 98 की बिकनी चाहिए, 98 की बिकेगी। अगर 102 की बेच दी, 100 की चीज मैंने 102 में बेच दी, वो टैक्स का फायदा हो गया बंदे को तो फायदा हो गया टैक्स का, क्योंकि 102 की अगर चीज बिक रही है उसकी जो 100 की थी टैक्स के बाद, तो वो बढ़नी नहीं चाहिए, टैक्स के बाद कम होनी चाहिए, हमेशा कम होनी चाहिए चीज। तो इसीलिए हमने CP तो इंक्रीज होगी। अब CP में आपको डाउट आएगा, सर आपने यहाँ तो इंक्रीज कर दिया, CP में क्यों इंक्रीज कर दिया? क्योंकि जब आप चीज लेने जाते हो उसके ऊपर टैक्स लगे, आप ले रहे हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसी चीज का पे करना पड़ेगा, इसीलिए अमाउंट बढ़ जाती है, कम थोड़ी होती है टैक्स लगने के बाद, बढ़ जाती है। बट आप जब सेल कर रहे हो तब आपको टैक्स अगर बढ़ा देंगे तो आपको सेलिंग प्राइस बढ़ गया, उसका सेलिंग प्राइस टैक्स लगने के बाद कम होता है, बढ़ता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे 2%, यहाँ पे 100 में 2 माइनस करेंगे 98 आ जाएगा, है ना। ये सबको समझ आया होगा मुझे लगता है, राइट। अब सेम चीज वैसे ही बननी थी, हम बेसिक वाले से भी चलते, बट आपको थोड़ा सा उसमें कैलकुलेट करना पड़ना था, प्लस करना पड़ना था, राइट, ऐसा कुछ करना पड़ना था। पर यहाँ पे हम इस मेथड से ही जाएंगे। अब आपको इसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना एक बेवकूफी है। आपने क्या करना है, जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज में, मैंने आपको यही बताया, जब भी हम परसेंटेज में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों का रेशियो ले सकते हैं, यहाँ ले देता हूँ मैं, CP और SP का मैं रेशियो ले लूं। अब CP और SP का रेशियो कितना होगा, 5000 इंटू 102 अपॉन 100, रेशियो 5500, 98 अपॉन 100। ये दोनों की वैल्यूज है, दोनों का रेशियो ले लिया मैंने। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, ये 100 कॉमन है, काट दिया, ये 2 0 कॉमन है, काट दिया। अब इससे हुआ पता क्या, कैलकुलेशन कम होगी, देखो 100 मल्टीप्लाई करना था, काटना था, कितना बड़ा हो जाता है ना। अब और कम कर सकते हो कैसे, ये 10 पे जाएगा 5 के टेबल पे, ये 11 पे जाएगा, है ना, ये 2 के टेबल पे 51 पे जाएगा, और ये 2 के टेबल पे 4 और 49 पे जाएगा, है ना, इजी जॉब।
कितनी कैलकुलेशन कम होगी हमारी, हमने माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ फिर माइनस करते हैं, है ना, कितना ब्रेक कर दिया हमने इसको। अब ये कितना बना हमारा एट द एंड ऑफ द डे हमारा सीपी और एसपी का पानी मतलब सीपी और एसपी का रेशियो क्या बना, सीपी का बना 510, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 510 बनेगा। फिर उसके बाद एसपी का, अब मैंने आपको 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताई थी, जब भी हम किसी भी नंबर, जैसे हमने 24 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट वाला डिजिट लिखा, फिर इन दोनों का प्लस किया, फिर फर्स्ट वाला डिजिट लिखा, बात खत्म। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, पहले लास्ट वाला डिजिट लिखा, 9 आएगा लास्ट वाला डिजिट, इन दोनों को प्लस किया 13, 3 आएगा, एक कैरी हो जाएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ गया, एक कैरी होकर 4 के साथ 4 आना चाहिए यहाँ पे, बट एक कैरी है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, राइट, इजी जॉब। अब यहाँ पे हम जादू दिखाता हूँ आपको, रेशियो का जादू क्या है। यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करो कितने का हुआ, डिफरेंस कितने का हुआ यहाँ पे, डिफरेंस कितने का हुआ 29 का, कहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितने का 29 का, 29 का डिफरेंस है, किस हमारी जो सीपी है वो कितनी है 510। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला तो यही है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, हम वही कर रहे हैं। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, वही किया हमने, माइनस किया 29 आया, सीपी नीचे लिखा, सीपी ये था, सीपी नीचे लिखा। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए, हम इसको इसके साथ कट किया, हमारा फाइनल क्या बनेगा 290 अपॉन 51। हमारा ऑप्शन में क्या ऑप्शंस दी हुई हैं, कुछ परसेंटेज की है वैल्यू, है ना, इसको आप कैलकुलेट करोगे ना, इसके आसपास आ जाएगा, ये ऑप्शन के आसपास आ जाएगी। समझ आया, हाँ जी, ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन था, हम इसको सिर्फ इतना सा करके सॉल्व कर सकते हैं। मेरे को समझाना पड़ा, इसलिए इतना बड़ा लिखना पड़ा। आपने पता कहाँ जाना था, सिर्फ यहाँ जाना था, ये स्टेप लिखना था, सिर्फ ये कुछ नहीं लिखना पड़ना था आपको, प्रैक्टिस करोगे तो सिर्फ ये स्टेप लिखना है आपने। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अब हमारे पास ये बच्चों वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, थोड़े से बच्चों वाले क्वेश्चन क्यों हैं, डिक्शनरी तो सबने पढ़ी होगी, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी बड़ी मशहूर होती थी, है ना, पहले, अब भी है वैसे तो, अब नहीं, कुछ नई डिक्शनरीज भी आ चुकी हैं। और डिक्शनरीज कैसी हैं, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, बट हाँ कुछ ऐसी डिक्शनरी है वो ज़्यादा फेमस हो चुकी है, बट ऑक्सफोर्ड एक, हम कहते हैं ना, वो नॉस्टैल्जिया है हमारा, है ना। हम जब भी डिक्शनरी की बात करते थे हमेशा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हमारे दिमाग में आती थी, ज़्यादातर हम पॉकेट्स में भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ही देखते थे बच्चों के साथ, किसी के पास भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, किसी के पास, सब, है ना। तो कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, डिक्शनरी का यूज़ करना, आज हमें उसका, उस पढ़ने का आज हमें वापस मॉल मिलेगा उसी चीज़ का। ठीक है, अब डिक्शनरी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए थे कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। डिक्शनरी का मतलब क्या है, जैसे हमने अल्फाबेटिकल सीरीज की थी, है ना, जैसे कोई भी लेटर आता है, कोई भी लेटर आता है, जो पहले आएगा उसका, जैसे सी और डी है, सी और डी है, सी में सी की प्लेस कितनी है 3 है, डी की प्लेस कितनी है 4 है, राइट, 3 और 4 उनकी प्लेसेस है ना, 3 और 4 उनकी प्लेसेस है। डिक्शनरी में इसीलिए 3 पहले आता है क्योंकि सी पहले आता है क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है 3 है, डी बाद में आता है क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है 4 है, इसीलिए डिक्शनरी भी नंबर्स पे ही काम करती है। अब इसीलिए नंबर्स पे काम करने के लिए हमें क्या ढूंढना है कि इनमें से कौन सा वर्ड लास्ट आना चाहिए। लास्ट आने का मतलब क्या है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड होगा जहां पे जाकर वो जो लेटर है वो सबसे बाद आएगा, है ना। यहाँ पे देखो सभी में ना एक चीज कॉमन है, COP M COMP COMP COMP, यहाँ तक L भी कॉमन है, L भी कॉमन है, L भी कॉमन है ना। यहाँ तक आप डिक्शनरी में देखोगे ना, ये साथ साथ चल रहे होंगे वर्ड, साथ साथ चल रहे होंगे, पर चेंज पता कहाँ आएगा, जब ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड चेंज होते हैं तो पहले कौन आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आई है, आई का मतलब 9 होगा, यहाँ पे फिर क्या है 5 आया, है ना, यहाँ पे क्या आया 9 आया, और यहाँ पे भी क्या आया 9 आया, है ना। अब हमें क्या पता चल गया, ये तो पहले आएगा, सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि सबसे पहली प्लेस कितनी है उसकी 5 है। फिर उसके बाद हम इनमें चेक करेंगे, इनमें चेक करने का क्या है, नेक्स्ट लेटर पे जाओ, नेक्स्ट लेटर पे जाओ, इसका सी है नेक्स्ट लेटर, तो क्या आ जाएगा सी का 3 आ जाएगा, यहाँ पे एम है तो एम का कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, यहाँ पे एन है 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो पहले डी ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद बी ऑप्शन आएगा क्योंकि 3 आया, फिर उसके बाद ए ऑप्शन आएगा क्योंकि 13 आया, फिर उसके बाद सी ऑप्शन आएगा, लास्ट में कौन सा आएगा सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि लास्ट जो एन है ना सबसे लास्ट में, तो उसका जो वैल्यू है वो 14 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, लास्ट ही पूछा था, इनमें से लास्ट कौन आएगा डिक्शनरी में, तो हमारी ऑप्शन क्या होगी सी ऑप्शन। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं, 12th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम आज। 12th क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये भी,
हम इसको भी हमारे जो मैंने आपको मेथड सिखाया सेम उसी मेथड से, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे, सेम उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर अलाउइंग अ 20% कैश डिस्काउंट, ट्रेडर अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 11.11%। हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स। अब इसका मतलब पता क्या है कि हमने एक डिस्काउंट दिया उसको 20% का, 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसने 11.11 का प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, तो हमें पूछा गया कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, मार्क हिज गुड का मतलब मार्केट प्राइस, अब वो कितनी थी, कितनी ज्यादा रखी थी, इसी कारण तो प्रॉफिट बना, नहीं तो प्रॉफिट बनना ही नहीं था, राइट। इसका मतलब क्या है, हम इसको ना दो तरीके से कर सकते हैं। एक ये आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ जो सारी दुनिया करती है, और इसके बाद हम वो मेथड करेंगे जो थोड़ी दुनिया करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास एमपी कुछ था, एमपी मान लेते हैं 100 है, मानना पड़ेगा, राइट। एमपी क्या है, 100 है, उसमें कैश 20% डिस्काउंट दिया मैंने, 20% डिस्काउंट दिया, मतलब डिस्काउंट देने के बाद मैं सेल ही करूंगा ना, जो मार्केट प्राइस है। हम अगर शोरूम में जाते हैं, ज़ारा के शोरूम में गए, राइट, ज़ारा के शोरूम में गए, वहां पे जितनी भी आइटम्स होंगी मार्केट प्राइस लगी होंगी, राइट, उस पे हम उसमें वो बोल देते हैं आज जी आज हमारा दिवाली सेलिब्रेशन है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, आज हमारा बर्थडे है, राइट। तो उसमें क्या करते हैं 20% 30% डिस्काउंट देते हैं। वो किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे होता है, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट होता है। फिर उसके बाद जो सेलिंग प्राइस होता है, उसके बाद जितना डिस्काउंट हुआ, फिर उसके बाद वो उतने पैसे आपको देने पड़ते हैं, जितने पैसे आपको देने पड़े वो उसका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ, राइट। तो यहाँ पे 20% का डिस्काउंट था, 20% का डिस्काउंट होने का मतलब 100 में 20% कम करोगे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 100 में 20% कम करोगे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ये मैं बताऊंगा नहीं कैसे है, क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। 80 आ जाएगा। फिर आगे क्या हुआ, फिर इसने जब इस चीज को इस प्राइस पे सेल किया ना, 80 पे सेल किया, उसको 11.11 का प्रॉफिट भी हुआ। प्रॉफिट कब होता है, मार्केट प्राइस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। जब भी हम डिस्काउंट की बात करते हैं ना, आपको पढ़ाया था, जब भी हम डिस्काउंट की बात करते हैं, हम किन चीजों की बात करें, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। जब भी हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम किन चीजों की बात करते हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि हमने प्रॉफिट दिया इसको 11.11% का 80 पे, ये इसमें मैंने कोई प्रॉफिट जनरेट किया होगा, मतलब इसमें 11.11% कुछ ना कुछ ये वैल्यू होगी, इसमें इतना परसेंट आया, फिर तो ये वैल्यू आएगी, सेंटर वाली फ्री वैल्यू आएगी, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, मान लो ये सीपी था, सीपी में 100 में 11.11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.11, राइट। ये आ जाएगा हमारे पास, एक इसके बराबर होना चाहिए, फिर एसपी के बराबर होना चाहिए, एसपी ऐसे निकलेगा, एसपी सीपी में इतना प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एसपी आता है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 जीरो एक्स्ट्रा, तो 2 जीरो नीचे लिखी, हमारे पास सीपी कितना आया, सीपी कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू लिखूँ मैं, यहाँ पे क्या वैल्यू लिखूँ, ये 8,000 से भी ज्यादा हो जाएगा, 4 जीरो आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 11111, ये बन जाएगा हमारे पास, है ना, ये बन जाना चाहिए, राइट। ये हमारा सीपी है, ये हमारा सीपी है, इसको आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे हम, ठीक है, इसको आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे, इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस चाहिए लिखने के लिए। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा हुआ है कि कितना ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम, इन दोनों को रेशियो में लिख सकते हैं, इन दोनों को रेशियो में लिख सकते हैं, ये 100 है, क्योंकि ज्यादा वैल्यूज को क्यों लेना, रेशियो में लिखो। परसेंटेज पूछा ना, परसेंटेज पूछा, यहाँ पे भी परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा रेशियो में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 8,0,0,0,0, यहाँ पे 11 इस साइड आ जाए, ये नीचे इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 हो गए, 2 जीरो ये कट, 2 जीरो ये कट, यहाँ पे कितना आया 8,000, यहाँ पे कितना है 11,000, 11,101 रुपए, है ना, कितना बढ़िया नंबर है ना, ये कितना बड़ा है इससे, 2000 में एक और जोड़ो, 2000 में एक जोड़ो, 1,1,1,3, इतना बड़ा है इससे, है ना, कितना बड़ा है, कितने का डिफरेंस है दोनों में, 3,111 अपॉन किससे बड़ा है, 8,080, यहाँ पे 8,000 से बड़ा है ना। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो का, अब इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करके क्या आना चाहिए तुम्हारा, सी ऑप्शन, है ना। पर तुम्हें लगता है कि हम एग्जाम में बैठ के ये करेंगे, ये कर पाएंगे, हमारा वहां पे जब ऐसा नंबर बन जाएगा ना, ऐसे पे आके ना बंदा हार मान जाता है कि शायद मैंने कुछ गलती कर दी, ऐसा नंबर कैसे बन जाएगा। तो आपने ये तरीका जो मैंने आपको बताया ये नहीं करना, ये सिर्फ बेसिक तरीका है कि चीजें आ कैसी रही हैं, चीजें आ कैसी रही हैं, क्योंकि ये भी पढ़ाना आपको
ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें पता होनी चाहिए आ कहाँ से रही है, राइट। तो बट हम अब पढ़ेंगे इसका एक मेंटोस मेथड। कौन सा मेथड? मेंटोस। मेंटोस खा गए वो, एक वो नहीं था, एक मेंटोस खाता था, एक जानवर था, है ना वो, और कितना अच्छा बन गया बाद में, उसको सैर करवाता, वो ऐसा कुछ था, है ना, वो बंदर वाली एक ऐड देखी होगी तुमने मेंटोस वाली, राइट। उसमें भी सेम हम वही मेथड लगाने में, तो मेंटोस से निकल के एक जिन्होंने गुलाम हमें बनाया उनको गुलाम हम बनाएंगे अब, है ना, कुछ ऐसी चीज़ है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको ना एक चीज़ बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था, याद करो, MP अपॉन CP। इन दोनों का फॉर्मूला याद कर लो, ये मैंने आपको बताया था उस टाइम, ये अब काम आ रहा है ना, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को इतना कर देगा ये, है ना। MP के सामने हम क्या लिखते हैं? प्रॉफिट वाला लिखते हैं, प्लस माइनस PL, और नीचे क्या लिखते हैं? डिस्काउंट वाले लिखते हैं। बस याद रखो CP क्या, डिस्काउंट आएगा, MP के पागे प्रॉफिट लॉस आएगा, राइट। ये फॉर्मूला था हमारा, पुट करो बस, पुट करने में क्या आएगा, हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा 11.11, राइट, और डिस्काउंट कितने का? 20% का, 20 इसमें रखेंगे, कितना आ जाएगा? 10, 100 माइनस 20, 80 आ जाएगा, है ना, इजी जॉब। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आया? 1, अब ये 1.11 ये बन जाएगा, है ना, ये नंबर आएगा हमारे पास। ऊपर वाले को ऐड करेंगे, नीचे कितना आया? 80। अब ये 2 0 कम करेंगे, कितना आएगा नीचे? 8000 और 111 111 और सॉरी 5 बार 1 आया, राइट। 11,000 1111, राइट, ये नंबर बना, है ना। अब हम जब हमने ये देखना ना कितना ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है, 3111, और किससे ज्यादा है? CP से ज्यादा है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया हमारा लास्ट वाला वही। सिर्फ इतने सोल्यूशन में, वो इतना बड़ा किया था हमने, सिर्फ इतने पार्ट में हमारा ये सॉल्व हो चुका है ना। इजी कर दिया क्वेश्चन को सिर्फ एक ये फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले को ना याद कर लो, तुम्हारा ये फॉर्मूला ना बहुत काम आने वाला है, ये बहुत काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले को बनाए इसीलिए गया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट करने का मेथड है ये, ठीक है। चलो अब हम आ चुके हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन में क्या है? 13th क्वेश्चन में ये हमारा कैलेंडर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ना। इसकी तो आपको बहुत प्रैक्टिस करवा दी है, कैलेंडर के तो नोट्स भी दिए मैंने। 30 सितंबर है और डेट कौन सी है? 1991, ठीक है। और जाना कहाँ तक है? 14 मार्च 1992 ऐसे जाना है। इसका दिन हमें पता है वेंसडे है, इसका दिन क्या है? वेंसडे, राइट। जब भी ना एक साल का गैप हो, जब भी एक साल का गैप हो, सिर्फ मंथ के कैलकुलेट करो, ठीक है, वो इजी कर देगा। सिर्फ मंथ कैलकुलेट करो क्योंकि हमें लीप ईयर चाहिए ही नहीं। हम लीप ईयर ऐड क्यों करते हैं साल में? लीप ईयर ऐड इसीलिए करते हैं क्योंकि जब हम मंथ का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं उसमें लीप ईयर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। इसीलिए हम इसमें लीप ईयर काउंट करते थे, इसमें नहीं करते थे। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक साल का ही डिफरेंस है। एक साल से दूसरे साल पहुंचने तक क्या होगा? जैसे मान लो मैं सितंबर से शुरू कर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, बस ये 1991 से शुरू हुआ, 1992 पे खत्म हो गया, बस बात खत्म। ईयर्स का डिफरेंस क्यों चाहिए हमें, है ना, ईयर्स का डिफरेंस चाहिए ही नहीं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? रिमेनिंग डेज, और यहाँ पे कितने लिखते हैं? टोटल डेज। रिमेनिंग डेज, टोटल डेज। अब सितंबर के 30 दिन कवर हो चुके हैं, बचे कितने? 30 ही होते हैं भाई, बचे कितने? 0 दिन बचे, 0 दिन बचे। अक्टूबर में कितने डेज होते हैं? 31। नवंबर में कितने होते हैं? 30 होते हैं। दिसंबर में कितने होते हैं? 31 होते हैं। और जैन में कितने होते हैं? 31 होते हैं। अब हम एंटर कर चुके हैं 1992 में। 1992 लीप ईयर है या नहीं? लीप ईयर है, तो इसमें कितने आ जाएंगे? 29 डेज। अब मार्च में हम कितने डेट तक पहुंचे? 14 टोटल डेज लिखेंगे, इसलिए 14 डेज। ये हमने क्या कैलकुलेट किया? टोटल नंबर ऑफ डेज जो हम कवर कर चुके हैं। अब इनमें क्या निकालेंगे? ऑड डेज निकालेंगे, ऑड डेज निकालेंगे, राइट। अब इसका ऑड डे कितना आएगा? 0 का 0 ही आएगा, 0 रिमाइंडर ही बचता है। 31 का कितना आता है? 3 आता है। 30 का 2, 3 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। अब ये कैलकुलेट करेंगे टोटल, 1 2 3, 3 तिका 12, 12 और प्लस 3, 12 प्लस 3 15, है ना। 2 मिनट गलती कर दी कुछ, 1 2 3 नहीं 3 तिका 9 होता है। 1 2 3 9 हुआ, 9 में 3 प्लस किया 12 हुआ। ये टोटल ऑड डेज कितने हुए? 12 हुए। टोटल ऑड डेज कितने हुए? 12 हुए। अब 12 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 5 बचेगा। मतलब हमारे ऑड डेज कितने हैं? 5। अब हम कैलेंडर के आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं क्योंकि सब 1991 से 92 में जा रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं कैलेंडर के। तो हम वेंसडे में 5 ऐड करेंगे। वेंसडे में 5 ऐड करने का मतलब क्या है? मंडे। वेंसडे में 5 ऐड करने का मतलब क्या है? मंडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
सी ऑप्शन, इजी। अब ये आ गया तुम्हारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ चुका है। ये पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है जिसमें पोर्ट्रेट देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूज करते हैं बट हम इसको आसानी से करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, लकी ने क्या बोला, दिस पर्सन इज ओनली चाइल्ड ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंड मदर्स डॉटर। ठीक है, इससे शुरू करते हैं, ये लाइन मेन है यहाँ पे, है ना। ब्रेक करते हैं हम इस क्वेश्चन में, है ना। इससे शुरू करेंगे। अब लकी जो था उसकी पैटर्नल ग्रैंड मदर होने का मतलब जो इसका फादर होगा उसकी मदर होगी, राइट। उसकी मदर फिर उसकी ग्रैंड मदर बनेगी। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। दिस पर्सन इज ओनली चाइल्ड ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंड मदर्स डॉटर। अब इसकी इसकी ग्रैंड मदर की डॉटर कौन होगी, इसके फादर की बहन होगी, राइट। इसके फादर की बहन होगी। अब पूछा क्या, दिस पर्सन इज ओनली चाइल्ड, जो ये पर्सन है ये ओनली चाइल्ड है, किसका चाइल्ड है, इसका चाइल्ड, इसका ओनली चाइल्ड है। ये सर्कल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है। अब पूछा क्या, वो लकी और उसका क्या रिलेशन है। लकी यहाँ पे सेम जनरेशन में बैठे हैं बट ये आपस में भाई बहन है, तो ये क्या हुए, कजन हुए आपस में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, कजन हुए आपस में, इजी, है ना। चलो अब ये टुच्चे से क्वेश्चन आए हैं। ये एसएससी का ये एसएससी बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा नेमसेट का लेवल। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे टुच्चे क्वेश्चन है ना, रियल लाइफ के काम करने वाले क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को देखो, इन विच ईयर वाज अर्जुन बोर्न। अर्जुन का पूछा कब बोर्न हुआ। स्टेटमेंट्स जो हैं, अर्जुन प्रेजेंट एज इज 25 ईयर्स यंगर टू हिज मदर, मतलब वो अपनी मदर से 25 साल छोटा है, 25 साल छोटा है। अब अर्जुन का जो ब्रदर है वो जो इतने इस साल में बोर्न हुआ था वो कितना 35 साल छोटा है, 35 साल छोटा है। अपनी मदर से एक बंदा 25 साल छोटा है, एक बंदा 35 साल छोटा है। वो आपस में कितने छोटे हुए, 10 साल छोटे हुए, है ना। 35 साल छोटा है जो अपनी मदर से और एक 25 साल छोटा है, तो आपस में वो कितने छोटे हुए, 10 साल छोटे हुए। मतलब जो अर्जुन है और अर्जुन का जो ब्रदर है उन दोनों में गैप कितने का, 10 साल का, है ना। बड़ा कौन सा दोनों में, बड़ा कौन सा, अर्जुन बड़ा और अर्जुन का ब्रदर छोटा है ना, क्योंकि वो 35 साल छोटा है अपनी मदर से और अर्जुन क्या 25 ईयर छोटा है अपनी मदर से। तो बड़ा कौन हुआ, अर्जुन हुआ, है ना। हमें पूछा है अर्जुन का बोर्न कब हुआ। अगर उसका ब्रदर 1964 में बड़ा हुआ, 10 प्लस मत कर देना यहाँ पे भाई, 10 प्लस मत कर देना, प्लस नहीं करना। प्लस करके क्या करेंगे, अर्जुन को तो हमने छोटा बना दिया, जितना डेट आगे जाती है एज छोटी होती है, छोटा बना दिया। मतलब उसका जो भाई था वो पहले बोर्न हुआ और वो खुद अर्जुन था जो था बाद में बोर्न हुआ। अगर वो बड़ा है तो हम क्या करेंगे इसमें, ये नहीं करेंगे। 1964 में हम 10 माइनस करेंगे, माइनस करके क्या आएगा 1954। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। बढ़िया। अब ये क्वेश्चन था, यहाँ पे ना कुछ नहीं है, यहाँ पे ये हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ये निकालने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स वाई भी चाहिए और एक्स प्लस वाई भी चाहिए, दोनों स्टेटमेंट्स चाहिए। इसमें तो कुछ बताने वाला ही नहीं है, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट। एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके 5 आ रहा है ना। ऐसे तो 5 और 1 है ना, और कोई पॉइंट्स में भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, इंटीजर्स होने चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, राइट। तो कुछ भी हो सकता है, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स प्लस वाई की वैल्यू को प्लस करके जितने मर्जी 10 बना दो, है ना। तो हमें ये दोनों स्टेटमेंट साथ में चाहिए, तभी तो स्क्वायर निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करके, राइट। तो कौन सी ऑप्शन है जिसमें दोनों यूज करनी है, हाँ ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। जिसमें इसमें क्या पूछा है, ऑप्शन आंसर आर यूजिंग बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर, दोनों स्टेटमेंट को साथ में यूज करेंगे फिर ही आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ जी, अब आ चुके हैं हम ये क्वेश्चन, ये बड़े क्वेश्चन ना, ट्रुथ टेलर वाले क्वेश्चन मैंने ना काफ़ी देख लिए हैं कुछ दिनों में ना, जितने भी प्रीवियस ईयर देख रहा हूँ, ट्रुथ टेलर वाला क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है ना। ट्रुथ टेलर वाला क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है, आप चेकआउट करोगे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसके, है ना। इसको सॉल्व करने का ये आसान भी है, डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, आइलैंड पे 2 ट्राइब है, एक ट्राइब ट्रुथ बोलती है, एक ट्राइब झूठ बोलती है। 3 बंदे हैं ABC, इंडिविजुअल कोई ना कोई किसी ट्राइब को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे सब मैंने जाके वहाँ पे क्या पूछा, बी इज अ ट्रुथ टेलर, कि क्या बी ट्रुथ टेलर है। तो ए के आंसर, बी के आंसर, सी के आंसर क्या है वो हम लिखेंगे, ए बी और सी, ये 2 आंसर हम टेबल बनाते हैं इसके लिए, राइट। हम टेबल बनाते हैं इसके लिए। पहले ए ने कहा यस बी इज अ ट्रुथ टेलर, इसका मतलब अगर मैं मानूं, अगर ए सच बोल रहा है, ए सच बोल रहा है, मतलब बी फिर ट्रुथ टेलर होना चाहिए, राइट। बट बी ने क्या बोला, नॉट, आई एम नॉट ट्रुथ टेलर। अगर वो ट्रुथ बोल रहा है मतलब वो नहीं है,
राइट, वो नहीं है। सी इज अ लायर, सी इज अ बी इज अ लायर, तो सी सच बोल रहा है, बी इज अ लायर, है ना। अगर मैं ये मानूं कि ए झूठ बोल रहा है, ए झूठ बोल रहा है, ए ने जो बोला वो झूठ था, कि बी इज नॉट अ, बी इज अ ट्रूथ टेलर, बी ट्रूथ टेलर नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा ये, है ना। ट्रूथ टेलर अगर वो नहीं है तो वो झूठ बोलता होगा, है ना। ट्रूथ टेलर नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे वो ट्रूथ टेलर ना, ए ट्रूथ टेलर है, ए, हाँ सही सही लिखा था मैंने, हाँ सही तो लिखा था, सही तो लिखा था। अगर ए झूठ बोल रहा है, अगर ए ये चीज झूठ बोल रहा है, तो बी क्या होना चाहिए, लाई बोलने वाला होना चाहिए, ट्रिक्स्टर होना चाहिए, राइट, इसीलिए उसको ट्रिक्स्टर मार्क किया। अब सी ने क्या बोला था, बी इज अ लायर, बी इज अ लायर, सी ने ये बोला, बी, सी फिर सही हो गया क्योंकि लायर ही है बी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, गिवन दैट ईच इंडिविजुअल इज आइदर अ ट्रूथ टेलर और अ लायर। अब इस पूरी स्टेटमेंट्स में कुछ ना कोई ट्रूथ टेलर है, कोई ना कोई लायर है। हु इज टेलिंग द ट्रूथ, जो कौन सा ऐसा बंदा है जो हमेशा ट्रूथ बोल रहा है। हमारा टेबल देखो, ए जो है वो एक बार ट्रूथ बोला, एक बार झूठ बोला, बी ने दोनों बार झूठ बोल रहा है, सिर्फ सी था इकलौता जो दोनों बार सच बोला, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, ये देखने में बड़े क्वेश्चन लगते हैं, इसमें करने वाला, इसको सॉल्व करने का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन इसके आप खुद करोगे, अब बोलोगे सर ये तो हम कर सकते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ जाए तो खुश हो जाना, आपने दुखी नहीं होना। अब ये क्वेश्चन देखो, अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बट खास डिफरेंस नहीं है, हम दिमाग लगा सकते हैं। पूछा गया है कि यहाँ पे ना ये कोड दिया हुआ है, एक पेयर को पेयर बना के 3 लेटर्स का कोड दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि ऑप्शन में भी 2 पेयर दिए हुए हैं 2 नंबर के, है ना। वो बोल रहा है कौन सी ऐसी ऑप्शन है कि पहले 2 जो पॉइंट्स हैं इनको जोड़े, इनके जो वर्ड्स हैं, कोड्स जो हैं इनको जोड़ें, साथ में रखें, एक लेटर बनाए और एक वर्ड बनाए, इनको जोड़ के वर्ड बनाए, उन वर्ड का मीनिंग जो है वो ऑपोजिट होना चाहिए, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए। पहले बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन में 1 और 3 है, 1 और 3 है, ई आर टी डी ई एस, ये तो कुछ बना ही नहीं, वर्ड ही नहीं बना ये तो, है ना, ये तो वर्ड ही नहीं बना। 1 और 5 चेक कर लो, ये गलत है, 1 और 5 चेक कर लो, 1 और 5 ई एक्स ई आर टी एक्स ई एक्स पी, ये भी वर्ड ही नहीं बन रहा कोई, हम चेक फिर भी करेंगे अगर वर्ड बनेगा। ई एन डी यू ई सी, एंड्यूस, एंड्यूस ये कौन सा वर्ड है, ये भी नहीं बन रहा। अब ये ऑप्शन चेक करो, 9 और 2, 9 कहाँ पे है, आर ई डी 2 का कोड क्या है, यू सी ई, ये तो बन रहा है, रेड्यूस बन रहा है, रेड्यूस बन रहा है, और इसके साथ वाले वर्ड जो हैं ई एक्स पी, साथ का कोड कितना है, ए एन डी, इसका मतलब है रेड्यूस, इसका मतलब है एक्सपेंड, रेड्यूस करना, कम करना, एक्सपेंड करना, बड़ा करना, दोनों ऑपोजिट में है मीनिंग के, और ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। इजी जॉब, कोई डिफिकल्टी नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, है ना। 19 क्वेश्चन देखो, ये भी देखने को देख के बाद आप बोलोगे सर मजा आ गया, ये क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में, नहीं तो नहीं आना चाहिए और कोई। ऑडोमीटर इज टू माइलेज। अब ऑडोमीटर क्या शो करता है, माइलेज शो करता है, माइलेज कितनी, कंपास क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है, सिंपल, है ना। ये मत लिख देना निडल है उसमें, निडल है उसमें, निडल का काम है, ये मत गलती से टिक कर देना भाई, ये गलत है। डी ऑप्शन डायरेक्शन शो करता है, काम पूछा है उसमें, ये नहीं पूछा उसमें पार्ट्स कौन से लगे, काम पूछा, उसका काम क्या, तो काम क्या कर रहा है वो, डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अब ये तुम्हारा मैथ का क्वेश्चन है ना, मैथ के तुमने काफी कंसेप्ट पढ़े होंगे, मीन ऑफ कंसेक्यूटिव, मीन का मतलब क्या है, सम ऑफ टोटल टर्म्स अपॉन सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल टर्म्स, ये मीन का मतलब है। हमें यहाँ पे पूछा क्या, मीन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 2 टू n, ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ए ऑप्शन है इसका आंसर, ये क्योंकि मैथ में आपको काम आएगा ये, है ना। अगर आपको इन केस डायरेक्ट याद नहीं है तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को कंसेक्यूटिव का मतलब एक एक छोड़ के, यहाँ पे 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, 5 6, ये कहाँ तक गए, ये n तक गए, है ना, ये कहाँ तक गए, n तक गए, ठीक है। अब हमें पूछा है इनका मीन क्या होगा, इनको पहले सबको सम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद नीचे टोटल टर्म्स लिखेंगे। अब सम कैसे करते हैं, ये ध्यान से देखो, एपी नहीं बन रहा, एक का गैप, फिर देखो +1 हो रहा है, फिर देखो +1 हो रहा है, फिर देखो +1, एपी बन रहा है, एपी बन रहा है। एपी के सम का फॉर्मूला क्या था, n/2, यहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है टोटल टर्म्स को, यहाँ पे n मत लिखो, या तो n क्वेश्चन में यूज आएगा ना, n टोटल टर्म्स को, और a + l, al का यहाँ पे क्या बताता है, a बताता है फर्स्ट टर्म और ये बताता है लास्ट टर्म, राइट, ये हमारा सम का फॉर्मूला है। अब इसमें अगर पुट करेंगे, टोटल टर्म्स कितनी है, 2 से लेकर n तक जा रहे हैं, टोटल टर्म्स कितनी हुई, n-1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो टोटल टर्म्स कितनी हुई है,
ये पूरी कितनी होती, पूरी n होती, बट यहाँ पे ये जो कितनी हो जाएगी, फिर एक कम कर दिया हमने, इसमें n-1 हो जाएगी, है ना, इजी। अब यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी, n-1 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म कौन सी है 2 है, प्लस लास्ट टर्म कौन सी है n है। यहाँ तक समझ लगा, ये सम वाला इजी था, है ना। अब हमें पूछा है मीन निकालो, भाई मीन चाहिए हमें, और कुछ नहीं, और तुम जो मर्जी लिखते जाओ, हम नहीं देखेंगे आपका क्या सोल्यूशन बनता है, हमें मीन चाहिए। अब सम, मीन का मतलब क्या, सम अपॉन टोटल टर्म्स। अब सम अपॉन टोटल टर्म्स, सम कितना आया हमारा n-1 अपॉन 2 n प्लस 2, ये हमारा सम था, हमने डायरेक्ट उसी से हटाया। टोटल टर्म्स कितनी है, हमने अभी देखा था n-1, ये टोटल टर्म्स है, ये और ये आपस में कट जाएंगे, बचा कितना n प्लस 2 अपॉन 2, ये हमारा मीन है। किसका मीन है, 2 to n अगर जाते हैं, इनका अगर मीन निकालते हैं तो हमेशा ये मीन बनता है। ठीक है, इजी, वेरी इजी। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो वैसे तो, पर ऑप्शन से क्यों जाना, याद करो, है ना। ऑप्शन में चलो बता देता हूँ ऑप्शन से भी कैसे करो। अब मान लो तुम्हारा 2 से n तक जा रहे हो, कोई भी कंसेक्यूटिव ले लो, जैसे मैंने ये ले लिए 2 और 3, मान लो n तक जाते ही नहीं, टोटल टर्म्स कितनी हुई, n कितना हुआ 2 ही, 2 यहाँ पे, n कितना हुआ 2 हुआ यहाँ पे, इनका मीन निकालोगे कितना आएगा, मीन कैसे निकलता है, अब सम ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल टर्म्स, सम कितना है दोनों का 2 + 3 5, और टोटल टर्म्स कितनी है 2, यहाँ पे पुट करो टोटल टर्म्स, यहाँ पे आएगा नहीं, है ना, ये नहीं, कुछ गलत कर दिया हमने, नहीं ये ऐसे नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी ऐसे तो, है ना। तुम ऐसे ही याद रखो, या तो इसको डायरेक्ट याद रखो, वैसे आपको काम आएगा अगर डायरेक्ट याद रखोगे, नहीं तो ये एक पूरा इसका बेसिक वे है, ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं। ठीक है, इजी। चलो अब चलते हैं 21st क्वेश्चन पे, ये आता है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का। ये क्वेश्चन किसका है, सिटिंग अरेंजमेंट का। अब सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है, ये तो राउंड टेबल पे बिठा दिया, सर्कल टेबल पे बिठा दिया हमने, सर्कल टेबल में बिठा दिया 8 बंदों को, हम 8 बंदों को ऐसे बिठाते हैं, है ना, ये मैंने बताया आपको, 8 बंदों को हमने ऐसे बिठा दिया, सभी फेसिंग सेंटर है तो हमें मैटर नहीं करता, राइट। तो ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के अगर डी को पहले बैठाएंगे, उसके सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, ए बैठा है। हु किसको रिप्रेजेंट करेगा, डी को रिप्रेजेंट करेगा। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, मतलब डी जो है ना थर्ड ऑफ लेफ्ट ऑफ ई बैठा है, मतलब 1 2 3, तो ई यहाँ पे बैठा होगा, तभी तो डी थर्ड लेफ्ट में बैठेगा उसके, है ना। अब सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, अब ये जी का तो हमें पता ही नहीं है, जी का भी कुछ नहीं पता, है ना। अब यहाँ पे ये देखो, ये हमें पर ये लाइन देगा इसकी पोजीशन, हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, हु किसकी बात हो रही है, जी की, मतलब जी यहाँ पे नहीं आ सकता और जी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो जी को फिट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा फिट करना पड़ेगा कि उसके थर्ड राइट पे ना सी बैठा सके हम। तो कैसे बैठाएं, अब यहाँ पे देखो, और अगर मैं जी को यहाँ पे बैठाता हूँ तो इसका थर्ड राइट 1 2 3 ये बन जाएगा, बिठा सकते हैं हम। अगर मैं जी को यहाँ पे बैठाता हूँ 1 2 3 ये भी बिठा सकते हैं, है ना, केसेस बन रहे हैं, है ना। तो इसको ऐसा करते हैं, केसेस बना ही देते हैं, सर्कल छोटा कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम बची है, सर्कल थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, फिर आसानी हो जाएगी थोड़ी। दोनों रखो, मैं दोबारा डायग्राम सारी ड्रॉ कर रहा हूँ। सर्कल हमारे पास केसेस बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे दूसरा केस हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, जी के सेकंड लेफ्ट पे ए बैठा है, यहाँ पे भी सेम बैठाएंगे, जी के सेकंड लेफ्ट में ए बैठा है, इसके थर्ड राइट में बैठा है जी ई, इसके थर्ड राइट में बैठा है ई। ठीक है, अब आगे पॉइंट्स क्या था, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, अब जी के थर्ड राइट में कौन बैठा है, ओह जी नहीं बैठा था ना, जी गलती लिख दिया, डी बैठा है, डी जी नहीं है वो, डी है यहाँ पे, डी है यहाँ पे, डी है। ठीक है, अब आगे क्या था, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, मतलब जी यहाँ पे नहीं आ सकता और जी यहाँ पे नहीं आ सकता, और यहाँ पे देखो जी यहाँ पे नहीं आ सकता और जी यहाँ पे नहीं आ सकता, राइट। अब आगे क्या था, हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ये हमने देख लिया। अब सी को बिठाते हैं, अगर मैं जी को यहाँ पे बिठाता हूँ, जी को मैं यहाँ पे बैठाता हूँ, जी के थर्ड राइट बन जाएगा, 1 2 3 बन रहा है, थर्ड राइट बन रहा है, थर्ड राइट में कौन बैठेगा, सी बैठेगा, तो मैं इस वाली प्लेस में सी को बिठा सकता हूँ, यहाँ पे बिठा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जी के थर्ड राइट में सी बैठा है। ठीक है, अभी मैं ये वाला जी मिटा देंगे फिर, क्योंकि इसकी तो अब जरूरत ही नहीं पड़ी ना, जी को तो हमने बिठा दिया, ये वाला जी हटा देते हैं फिर। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें मैं अगर
जी को यहाँ पे बिठा देता हूँ, जी को मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ। इसके थर्ड राइट में कौन होना चाहिए, इसके थर्ड राइट में कौन होना चाहिए, फिर यहाँ पे 1 2 3 कौन होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए, राइट, इजी, यहाँ पे सी होना चाहिए। अब आगे पढ़ेंगे, एच सिट्स ऑपोजिट टू ई। अब हमारी ये स्टेटमेंट गलत कर देगा। ई के ऑपोजिट कौन बैठा है यहाँ पे, ई के ऑपोजिट कौन बैठा है यहाँ पे, जी बैठा है, बट हमें स्टेटमेंट में क्या बोला, ई के ऑपोजिट कौन बैठा है, एच बैठा है, तो ये अरेंजमेंट हमारी गलत हो जाएगी। यहाँ पे ई के ऑपोजिट, ये सही चल रही है अभी तक, ई के ऑपोजिट कौन बैठा है, एच बैठा है, तो बिठा सकता हूँ मैं, इजी। आगे क्या है, बी इज बिटवीन ए एंड सी, बी यहाँ पे बैठा है, बी यहाँ पे बैठा है, बचा कौन, एफ बचा है ना, एफ बचा, सिर्फ एफ बचा यहाँ पे। तो ये अरेंजमेंट हमारी रेडी हो चुकी है, पॉइंट्स खत्म, क्लूज खत्म, अरेंजमेंट भी रेडी है, कोई दिक्कत भी नहीं है, सारे क्लूज हमारे सेटिस्फाई भी हो रहे हैं। पूछा क्या, हु सिट्स ऑपोजिट टू ए, ए के ऑपोजिट कौन बैठा है, एफ बैठा है, यहाँ पे देखो ए के ऑपोजिट कौन बैठा है, एफ बैठा है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, इजी। चलो जी, ये क्वेश्चन है तुम्हारा कुछ व कुछ स्लॉग्स टाइप्स, हमने जितने क्वेश्चन किए थे स्लॉग्स के, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आता है। हमने ना एक्चुअली इसमें करना क्या है, हमें स्टेटमेंट्स दिए, सारी स्टेटमेंट्स दी, इन स्टेटमेंट्स को हमने मर्ज करके कौन सी ऐसी 3 स्टेटमेंट्स हैं, अगर मर्ज करके एक मीनिंगफुल, एक लॉजिकल स्टेटमेंट बनती है हमेशा, कि गलत नहीं होनी चाहिए उसमें कोई भी, उसमें कोई भी गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी चेक करते हैं, ए सी एफ, ए सी और एफ ये हैं दोनों। अब सम बिल्डिंग्स आर नॉट स्काई स्क्रैपर्स, इसका मतलब क्या है, ये ऐसा बनेगा सम बिल्डिंग्स, है ना, और ऐसा बन जाएगा, नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं बनेगा, क्या कर रहे हो, या तो मैं आपको यहीं पे बता दूं या वहां पे बताऊं, दोनों मुझे सोचने दो, मैं कैसे बताऊं आपको इस क्वेश्चन को, मैं कैसे बता सकता हूं आपको कि आसानी से समझ आए। चलो मैं आपको एक छोटे तरीके से बताता हूँ, इसको बिना डायग्राम के भी हो सकता है, ठीक है, कैसे होगा वो 2 मिनट। सम बिल्डिंग्स आर नॉट स्काई स्क्रैपर्स, ठीक है, नो स्ट्रक्चर इज, अब यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे देखो, सम बिल्डिंग्स आर नॉट स्काई स्क्रैपर्स, अब ऐसी डायग्राम बनेगी इसकी, बिल्डिंग और ये यहाँ पे एस के लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आगे डी वाली ऑप्शन चेक करो, ऑल स्काई स्क्रैपर्स आर स्ट्रक्चर, ये सारे क्या होंगे, स्ट्रक्चर होंगे, ये सारे क्या होंगे, स्ट्रक्चर होंगे। लास्ट में क्या था, सम स्ट्रक्चर्स आर नॉट बिल्डिंग्स, पॉसिबल है, कुछ नहीं है, ये तो सेटिस्फाई हमारा कर रहा है, ये ऑप्शन क्या कर रहा है, लॉजिकली सेट रेडी हो रहा है, लॉजिकली सेट रेडी हो रहा है। हम अभी दूसरी ऑप्शंस भी चेक करेंगे, क्योंकि दूसरी ऑप्शन भी चेक करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दूसरी ऑप्शन में मना हो गई फिर क्या करेंगे। बीडीएफ, बीडीएफ में क्या है, बीडीएफ कौन सी है हमारे पास, बी डी और एफ, ठीक है। सम स्काई स्क्रैपर्स आर नॉट बिल्डिंग्स, अब इसमें ऐसी बन जाएगी और बिल्डिंग्स आ जाएगा यहाँ पे, राइट। अब आगे क्या है, ऑल स्काई स्क्रैपर्स आर स्ट्रक्चर, ऑल स्काई स्क्रैपर्स आर स्ट्रक्चर, सम स्ट्रक्चर्स आर नॉट बिल्डिंग, सम स्ट्रक्चर्स आर नॉट बिल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, मतलब हम वेन डायग्राम वाले मेथड से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये ना आपको मैं डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूँ, इसको मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूँ, राइट। इसको करते कैसे, बट ये जो तरीका है करने का, बेसिक तरीका, हम जब स्लॉग्स लगाते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, है ना, जब भी स्लॉग्स लगाते हैं, जब भी ऐसा आता है सम स्काई स्क्रैपर्स आर नॉट बिल्डिंग, हम ऐसी डायग्राम बनाते हैं, राइट। ये कुछ नहीं है, राइट, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे, वो क्या चेंजेस आएंगे वो बताता हूँ मैं आपको, क्या बताता हूँ कि जब भी आपका ऐसे आ जाए ना कि डायरेक्ट आपका इन क्वेश्चन में ना गड़बड़ होती है, क्या कि कभी कभार डायरेक्ट हमारा अरेंजमेंट्स में नहीं बनता होता, जब हम वेन डायग्राम्स बनाते हैं डायरेक्ट हमारा नहीं बन रहा होता, तो आप ना एक चीज कर सकते हो, हम फर्स्ट ऑप्शन को ही दोबारा चेक करते हैं, या तो इसी ऑप्शन को ही चेक करते हैं दोबारा, जो हम बी अभी कर रहे थे ना, इसी ऑप्शन को सबसे पहले देखो, नॉट बिल्डिंग्स और ए एफ था, है ना, स्काई स्क्रैपर्स और स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं बी को चेक करूँ सबसे पहले, चलो एक ही चेक कर लेते हैं, शुरू से शुरू कर लेते हैं। सम बिल्डिंग्स आर नॉट स्काई स्क्रैपर्स, इसका मतलब पता है क्या, मैं ऐसी डायग्राम बनाऊंगा इसकी, ये बिल्डिंग है और ये स्काई स्क्रैपर्स है, ऐसी डायग्राम बनेगी इसकी पहले, जब हम सिर्फ, क्योंकि इन क्वेश्चन में ना सिर्फ स्टेटमेंट को देखना है, जो स्टेटमेंट बता रहे हैं ना हमें सिर्फ वही देखना है, उसके एक्स्ट्रा हमने ये नहीं सोचना कि कुछ तो होंगे, वो हमें बाद में पता लगेगा, पर इससे क्या पता लगा कि नहीं है,
उनका रिलेशन आपस में कोई नहीं है। आगे क्या था, ये हमने बनाया सी पॉइंट देखेंगे, नो स्ट्रक्चर इज स्काई स्क्रैपर्स। अब नो स्ट्रक्चर, यहां पे स्ट्रक्चर आ जाएगा, नो स्ट्रक्चर इज स्काई स्क्रैपर्स, राइट। अब आगे क्या देखेंगे, एफ सम स्ट्रक्चर्स आर नॉट बिल्डिंग। अब सम स्ट्रक्चर्स आर नॉट बिल्डिंग, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं बना, तो ये आपस में कोई रिलेशन ही नहीं बना रहे, सभी सर्कल्स अलग अलग बैठे हैं अभी, सभी सर्कल्स अलग अलग बैठे हैं अभी, तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा, इसीलिए ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है, तो ए ऑप्शन तो पक्का ही गलत है। अब चेक करेंगे हमारी बी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन में क्या है, BDF है, बी सम स्काई स्क्रैपर्स आर बिल्डिंग्स आर नॉट बिल्डिंग। अब यहाँ पे स्काई स्क्रैपर्स है और ये बिल्डिंग है, ठीक है। अब डी चेक करो, ऑल स्काई स्क्रैपर्स आर स्ट्रक्चर, ऑल स्काई स्क्रैपर्स आर स्ट्रक्चर, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट। अब सम स्ट्रक्चर्स आर नॉट बिल्डिंग, ये ऐसा अरेंजमेंट बनेगी, है ना। या तो अपना ऐसे करो, मैं आपको बताता हूँ, आप ना ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कब स्टेटमेंट्स देखनी है कब नहीं देखनी है। आप ना इसको बेसिक से ही करो कि आपको कंफ्यूजन इन केस होती भी है, आपको गड़बड़ ना हो, उस चीज़ से गड़बड़ ना हो, आपको कुछ करना ना पड़े दूसरे तरीके से, ठीक ना। मैं आपको बताता हूँ क्यों गड़बड़ क्यों हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको मेजर ना अटेम्प्ट वैसा ही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जब 4-5 स्टेटमेंट आए, 6 स्टेटमेंट आए, 7 स्टेटमेंट आए, इसमें हमें ना देखना पड़ता है कि ये यहाँ पे डायरेक्ट लॉजिक लग रहा है या दूसरा लॉजिक लग रहा है। तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपने करना कैसे, सिर्फ बेसिक करते हैं, इसके अलावा हम इसका कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा करोगे फिर कुछ क्वेश्चन में वो अप्लाई, जैसे हम ये कर रहे थे, ये कुछ क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, कुछ में हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, जो हम बेसिक करते हैं, बेसिक वेन डायग्राम है हमारी, ठीक है। सम बिल्डिंग्स आर नॉट स्काई स्क्रैपर्स, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ऑल स्काई स्क्रैपर्स आर स्ट्रक्चर, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑल। और यहाँ पे ये हमने गलत पढ़ लिया, यहाँ देखो सी ऑप्शन गलत पढ़ा है, यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ी बनेगी, ACF देख रहे हैं हम, ACF देख रहे हैं, ए में हमारे पास सम बिल्डिंग्स आर नॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ ऐसी डायग्राम बनेगी, स्काई स्क्रैपर्स, है ना, कुछ ऐसी डायग्राम बनेगी। फिर उसके बाद हमें ये सी को चेक करना है, नो स्ट्रक्चर इज स्काई स्क्रैपर्स, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है। अब सम स्ट्रक्चर्स आर बिल्डिंग नॉट बिल्डिंग, अब इनमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, इनमें तो कोई रिलेशन ही नहीं अभी तक बना, इनमें कोई रिलेशन ही नहीं बना, तो इसीलिए ये हमारा ए ऑप्शन क्या है, गलत है, ए ऑप्शन क्या है, गलत है। इसीलिए पहले नहीं बन रहा था ये ऑप्शन, मुझे लगा वो मैंने गलत उठा लिया था उस टाइम पे हमने ना स्टेटमेंट, मैंने ये डी वाली स्टेटमेंट उठा ली थी गलती से, ये सी वाला चल रहा है ना, ये सी वाली उठानी थी, ठीक है। अब आगे चलेंगे BDF देखो, सम स्काई स्क्रैपर्स आर नॉट बिल्डिंग, मतलब ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और आगे क्या, डी वाला चेक करेंगे, इसमें ऑल स्काई स्क्रैपर्स आर स्ट्रक्चर, मतलब ये बन जाएगा, राइट। फिर आगे एफ वाला क्या, सम स्ट्रक्चर्स आर नॉट बिल्डिंग, अब कुछ तो है ही भाई, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत ही हो गया या नहीं, बताओ ये गलत हुआ या नहीं। यहाँ पे देखो सम स्ट्रक्चर्स आर नॉट बिल्डिंग, गलत कहाँ से हुआ, ये देखो ये जितना भी पार्ट है या जितना भी ये पार्ट है, ये सारा स्ट्रक्चर के अंडर ही तो आ रहा है, तो ये तो अरेंजमेंट एक भी हमारा इसमें ना एक भी हमारा कोई भी कंक्लूजन है, कोई भी स्टेटमेंट हमारी गलत नहीं हो रही, सभी वेरीफाई हो रही है एक दूसरे से, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। वैसे ही सी और डी हमारे गलत हो जाएंगे, समझ आया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में सिलॉग्स के ऐसे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ये प्रैक्टिस से आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ये आप अगर आप बोलो सर हमें वेन डायग्राम से 50-100 वाले मेथड से करना है इसी क्वेश्चन को, तो कर सकते हो वो भी, बट वहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप कि सर स्टेटमेंट उठाई 50-100 कहाँ लगाओगे, जैसे यहाँ पे लगाया, यहाँ पे स्काई स्क्रैपर था, स्ट्रक्चर था, स्काई स्क्रैपर था, हम रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। रिलेशन हमें यहाँ पे ना मैटर करता है कौन सा कॉम्बिनेशन बना रहा है, हम स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, हम 50-100 वाला मेथड कब लगाते हैं, जब हम कंक्लूजन ढूंढते हैं, राइट, स्टेटमेंट से कंक्लूजन ढूंढते हैं, बट हम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन है स्टेटमेंट का जो सही बैठेगा, जो नेगेटिव नहीं फैलाएगा। जैसे ये गलत हो रहा था, ये तो स्टेटमेंट ही, ये एफ वाली स्टेटमेंट ही गलत हो गई थी उस तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें 50-100 वाला मेथड को अवॉइड करेंगे, राइट। और कहीं भी हमारा 50-100 वाला मेथड फॉल्स नहीं होगा, सिर्फ फॉल्स इधर भी नहीं होगा, फॉल्स यहाँ पे भी नहीं होगा, बट यहाँ पे इन क्वेश्चंस में अवॉइड करना इसको ऐसे करने के लिए, ठीक है। चलो अब आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट बताना है, इजी है ये। अब इसमें पता क्या था, ये सैलरी है, एज है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, हाईएस्ट एजुकेशन है,
ये देखो सैलरी एक नंबर है, नंबर में होती है, कोई ना कोई 50,000 60,000 70,000 है ना, ऐसी सैलरी होती है। एज भी एक नंबर है, जैसे हमारी आपकी 24 होगी, 23 होगी, किसी की 20 होगी, किसी की 21 होगी, राइट। तो एज होती है। ईयर का एक्सपीरियंस, मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये भी नंबर में काउंट कर सकते हैं। हाईएस्ट एजुकेशन, अब आपको मैं ये पूछूं हाईएस्ट एजुकेशन क्या है आपकी, आप बोलोगे सर हम एमसीए करने वाले हैं, बस वही हमारी हाईएस्ट एजुकेशन रहेगी। आपने नंबर में बताया, नंबर में तो नहीं बताया ना, है ना। तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन सही थी। ये तीनों चीज़ें जो थी हम एक नंबर में बता सकते हैं। ये तीनों चीज़ें क्या थी, हम एक नंबर में बता सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये आ गया सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, रेप्लिकेट आया बस सेम, है ना। अब यहाँ पे भी हमें स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन बनाना है, कोई भी तीन स्टेटमेंट्स का कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बने जो फॉल्स ना हो। अब मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट स्टेटमेंट से बिना डायग्राम बनाए कैसे करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन। डायरेक्ट स्टेटमेंट से ही ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, बी सी ए, बी सी बी पहले ए सी ए और ए, ठीक है। ऑल फैल्कन फ्लाई हाइड, ऑल फैल्कन्स आर ब्लाइंड, ऑल फैल्कन्स आर बर्ड्स, ये बन सकता है ना। एक केसेस है, इसको चेक करेंगे बाद में। ए बी सी देखो, अब ए बी सी है बी सी है, बट यहाँ पे तो गड़बड़ होगी, यहाँ ही पे तो गड़बड़ हो गई। कैसे, अब पहले बी लगाया मैंने, ऑल फैल्कन्स आर ब्लाइंड, ऑल फैल्कन्स आर ब्लाइंड, फिर मैंने लगाया ऑल फैल्कन्स आर बर्ड, फिर उसके बाद मैंने लगाया ऑल फैल्कन्स फ्लाई हाई। इससे पता क्या हो गया, इससे क्या हो गया, ये सारी स्टेटमेंट्स अलग होगी, इससे कोई कंक्लूजन ही नहीं निकलेगा हमारे पास, सारी स्टेटमेंट्स अलग होगी आपस में, इससे कुछ नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, ये सेम इसके लिए है, सेम ए बी सी ए बी सी ए बी सी। अब डी ई एफ में देखो, ऑल बर्ड्स आर येलो, ऑल बर्ड्स आर थर्स्टी, फैल्कन्स आर, अब फैल्कन की बात हो रही है कोई भी यहाँ पे, इसलिए ये तो गलत ही है, फैल्कन से तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि रिलेशन कहाँ पे चल रहा था, बर्ड्स येलो, बर्ड थर्स्टी, फैल्कन येलो, इनका अगर रिलेशन होता तो हम बना सकते थे, बट यहाँ पे फैल्कन क्यों जोड़ दिया, इसलिए ये गलत। सी डी एफ देखो, सी डी एफ में देखो, ऑल फैल्कन्स आर बर्ड और बर्ड्स आर येलो और ऑल फैल्कन्स आर येलो। अब ये देखो ये बन रहा है, डी ऑप्शन बन रहा है, आसानी से कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम से देख लो इसको। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको करवाई है मैंने, मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा इसके, वो प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऑल फैल्कन्स आर बर्ड, जितने भी फैल्कन्स हैं वो बर्ड्स हैं, राइट। फिर हमारी दूसरी स्टेटमेंट क्या थी, ऑल बर्ड्स आर येलो, सारे बर्ड्स क्या हैं, येलो, ठीक है। फिर आगे क्या था, ऑल फैल्कन्स आर येलो, अब ऑल फैल्कन्स येलो तो है, ये पूरा येलो है, अगर ये फैल्कन अंदर बैठा तो ऑल फैल्कन येलो है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो चुका है, ठीक है। इजी जॉब हमारा। ये डायग्राम 1500 वाले से नहीं बनेगा कभी भी, इसको डायग्राम से ही करना है, डायग्राम ही इसका बेस्ट वे है करने का। अगर आप 1500 वाले से करते हो तो आप अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हो, हमेशा इस क्वेश्चन को डायग्राम से ही करना है। चलो इसको आगे करते हैं, है ना। इजी क्वेश्चन थे अभी तक, थोड़े से ये स्लॉग्स वाले थोड़े से इधर उधर क्वेश्चन थे, ये तो आ गया हमारा 1500 वाला मेथड डायरेक्ट लगेगा इन क्वेश्चन पे। स्लॉग्स का टॉपिक है ना, स्लॉग्स के डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्लॉग्स के डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया, कंक्लूजन बताने। अब ये कंक्लूजन है और ये स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स था, ऑल है तो 100 आ जाएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये 50, यहाँ पे नो इंटेलिजेंट पर्सन मतलब 100 आ जाएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के पास भी 100, राइट। अब इसमें देखो लेजी पीपल है, सम लिखा आगे 50 आ जाएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ऑब्जेक्ट के पास भी 50। अब आगे देखो, आगे क्या लिख सकते हैं हम, आगे देखो कंक्लूजन में देखो, नो स्टूडेंट लिखा है, नो स्टूडेंट का मतलब यहाँ पे 100 आ जाएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है ये भी 100 आ गया, राइट। अब सम पुअर पीपल यहाँ पे 50 आ जाएगा, और यहाँ आर नॉट इंटेलिजेंट, नॉट लग गया तो नेगेटिव स्टेटमेंट है ऑब्जेक्ट का 100। अब यहाँ पे पुअर पीपल 100 आ जाएगा क्योंकि ऑल लगा हुआ है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए क्या होता है 50 होता नहीं पीछे, राइट। अभी तक तो ये स्मूथ चल रहा है। अब देखिए कौन सा सही है कौन सा नहीं, पहले फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। स्टूडेंट और लेजी कहाँ पे बैठे हैं, ये रे स्टूडेंट और लेजी। अब इनको अगर रिलेट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट कॉमन है, एटलीस्ट एक के पास 100 पड़ा है, यस पड़ा है। स्टूडेंट और लेजी को कंपेयर करते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव आनी चाहिए, नेगेटिव भी है, 100 मांगे थे 100 है स्टूडेंट के पास, लेजी के पास 100 थे 100 ही मांगे, तो ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला हमारा 100% सही है। सेकंड देखो, सम पुअर पीपल आर नॉट इंटेलिजेंट। अब पुअर पीपल कहाँ पे है, पुअर और पुअर पीपल में कोई डिफरेंस मत समझना, पुअर लिखा ना सिर्फ, इसमें पुअर पीपल की बात हो रही है, पुअर पीपल और इंटेलिजेंट और पुअर पीपल यहाँ पे,
इन दोनों को रिलेट करना पड़ेगा, ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को। यहाँ पे दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है? लेजी कॉमन है। दोनों के पास एटलीस्ट एक के पास 100 पड़ा है, यस सर पड़ा है, तो हम मिक्स कर सकते हैं, दोनों को मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के बाद क्या आना चाहिए? नेगेटिव बनना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो स्टेटमेंट क्या बननी चाहिए? नेगेटिव बननी चाहिए, नेगेटिव ही है। अब पुअर के पास कितने थे? 50 थे, 50 मांगे, दे सकते हैं। इंटेलिजेंट के पास कितने थे? 100 है, 100 ही मांगे, दे सकते हैं, तो सेकंड भी सही हो जाएगा। अब हमें आगे क्या पूछा है, यहाँ पे पुअर पीपल आर लेजी, ये थर्ड स्टेटमेंट में रह जाएगा, मर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सम लेजी पीपल आर पुअर। अब पुअर के पास 50 थे, हमने मांग कितने लिए उससे? 100। कितने थे? 50 थे, मांगे कितने? 100, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारी ऑप्शन कौन सी हो जाएगी जिसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सही है, और डी ऑप्शन इसका आंसर है। राइट, इजी था ये क्वेश्चन हमारा 1500 मेथड से विदाउट डायग्राम ये आसानी से बन चुका है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये हमारा क्लॉक का क्वेश्चन है। क्लॉक का क्वेश्चन हमने किए थे, इसकी काफी प्रैक्टिस की हुई है क्लॉक की, है ना। क्लॉक में हम क्या करते थे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता था कौन सा फॉर्मूला लगता था? यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, जब भी हमने 2 टाइम दिया, 2 टाइम की ड्यूरेशन दिया, उसके बीच में कब कोई एंगल बनेगा, कोई भी एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे? 2/11 A2 प्लस माइनस A1, ये हमारा फॉर्मूला था, है ना। ये क्या होता था? गिवन टाइम, सॉरी गिवन एंगल, ठीक है। A2 क्या होता था? 30H, H क्या होता था? जो फर्स्ट वाला टाइम है, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में 2 है, राइट, इस क्वेश्चन में जैसे 2 है, तो ये हमारा 30H हो जाएगा। H का मतलब क्या है? H का मतलब 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास A1 कितने? गिवन एंगल, क्वेश्चन में ना सर दिख नहीं रहा, कुछ एंगल दिया हुआ है, एंगल तो है ही नहीं, बट यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन लिखा हुआ है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? ये एंगल कितना बनेगा उसमें? एंगल कितना बनेगा हमारा? A1 कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। A2 कितना हो जाएगा? 30H होता है A2, H की वैल्यू कितनी है? 2 है, 30 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। इजी यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं हुई हमें, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करेंगे। 2/11 यहाँ पे ना प्लस माइनस है। अब आप बोलोगे सर हमने यहाँ पे प्लस ही क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किया? प्लस ही क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर मैं माइनस करता हूँ यहाँ पे 60 में से 180 को माइनस करना, आंसर किस में आता? नेगेटिव आता आंसर। आंसर क्या आता? नेगेटिव आता। नेगेटिव आने का आंसर का मतलब क्या? मतलब क्या? टाइम नेगेटिव चला गया। टाइम कभी नेगेटिव चला जा सकता है? टाइम कभी 0 मिनट से कम हो, 1 मिनट से कम हो सकता है, 0 मिनट से कम हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, है ना। उसकी एक रेंज है ना, 0 से 60 जाता मिनट्स में, इसकी एक रेंज है, उससे कम तो हो नहीं सकता। नेगेटिव तो कभी टाइम नहीं जाता, इसीलिए हम माइनस वाला केस कंसीडर ही नहीं करेंगे, सिर्फ प्लस वाला केस कंसीडर करेंगे। कितना आ जाएगा? 2/11 60 प्लस 180, ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 2/11 इंटू 240, 480/11, ये तुम्हारा आ जाएगा 4 और 47, 7/11। और ये कहाँ पे पड़ा? 2 और 3 के बीच में पूछा, ये टाइम पड़ा 43, 7/11, ये पड़ा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? डी ऑप्शन, इजी जॉब। अब ये देखो, ये तो बच्चों वाला सवाल पूछा है, चाहे क्वेश्चन हमारा स्पीड टाइम का है, स्पीड हमारा जो स्पीड डिस्टेंस टाइम चैप्टर होता है क्वांट्स में, है ना, उसका है, बट बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में पता क्या है? ए और बी दो गाड़ियाँ, ए और बी दो गाड़ियाँ, दोनों एक्स से चली हैं। एक चली है 60 की स्पीड पे, एक चली है 80 की स्पीड पे, राइट। दोनों की डिफरेंट स्पीड है। बी ए की स्पीड है 60, बी की स्पीड है 80, ठीक है। अब हमने ये कहा 1.5 घंटे बाद उनमें डिस्टेंस का क्या फासला होगा, क्या उनमें एक डिस्टेंस होगी जब 1.5 घंटा एक टाइम पूरा हो चुका हो। तो हम इसको सिंपल कैलकुलेट करेंगे कैसे? अगर मान लो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस की डिफरेंस चाहिए, मतलब जितनी डिस्टेंस बी ने कैलकुलेट की होगी और जितनी डिस्टेंस ए ने कैलकुलेट की होगी, दोनों को माइनस कर दें, एक पर्टिकुलर हमें रेंज आ जाएगी। अब डिस्टेंस बी की कितनी है? बी 80 पे जा रहा है, बी कितने पे जा रहा है? 80 पे जा रहा है, तो 1.5 घंटे की स्पीड पूछा है, 80 इंटू 1.5, माइनस क्या होगा? ए 60 में जा रहा है, 60 में जा रहा है, इंटू 1.5, सेम टाइम में पूछा। अब ये क्या? स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, वही फॉर्मूला लगाया एग्जैक्ट, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ? ये पॉइंट नीचे आएगा, पॉइंट और 0 कट, यहाँ पे पॉइंट नीचे आएगा, पॉइंट और 0 कट, इजी। 15 दोनों में कॉमन आ जाएगा, 15 दोनों में कॉमन है, अंदर क्या बचा? 8 माइनस 6, अंदर क्या बचा? 15 इंटू 2, अंदर क्या है हमारा? 30 किलोमीटर। उनमें डिफरेंस कितना होगा? 30 किलोमीटर का। बी ऑप्शन इज द आंसर।
ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ खास देखने वाला नहीं था। चलो जी, अब हम चलते हैं हमारे 28th क्वेश्चन पे। 28th क्वेश्चन ना, 28th क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान क्वेश्चन है, परसेंटेज का चाहे क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसको ना देखते क्वेश्चन को ऐसा लगता है सर ये तो काफ़ी डिफिकल्ट आ, कैसे लिखें सर इस क्वेश्चन को, क्योंकि ना इसमें डिफिकल्टी मैटर नहीं करती। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है, पर इसको लिखने का तरीका एक नीट तरीके से लिखना कि हम एंड जाते जाते आगे जाते जाते हम कंफ्यूज मत हो, इन चीज़ों में कंफ्यूज ना हो। तो कैसे लिखेंगे, इन हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ, 60% ने पास किया। मान लो जब भी हम परसेंटेज में बात करते हैं, मान लो 100 थे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 हैं। अब इसमें से 60% ने, 60% होगा कितना होगा, 60 पता है, उन्होंने पास किया और ये फेल किया। किसमें किया, हाफ ईयर एग्जाम में, राइट। 60 पास हुए, 40 फेल हुए होंगे, इतना तो पता ही है हमें, है ना। अब आगे चलते हैं, ओनली आउट ऑफ दीज पास्ड, अब जो पास हुए ना उनमें से 70% स्टूडेंट पास इन एनुअल एग्जाम, ठीक है। अब ये जो पास हुए थे, अब जो एनुअल एग्जाम हुए ना, जिसमें पता लगा हाँ जो फेवरेट टीचर है वो मार्क्स नहीं दे सकती, है ना, वो पता लगा, उसमें क्या था, 70% ही पास हुए, ये 60 में से 70% पास हुए। 60 का 70% कितना होगा, 42। 60 का 70% कितना होगा, 42। बचे कितने टोटल, 18। बचे कितने, 18। यहाँ तक समझ आया। अब आगे, आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स हु फेल इन हाफ ईयरली, अब जो फेल हुए थे ना हाफ ईयरली में, उसमें से 80% पास हो गया एनुअल एग्जाम में। अब उन्होंने बोला भाई मार कुटाई हुई है, हाफ ईयरली एग्जाम दिए हैं, घर पे बहुत डांट पड़ी है, मार भी पड़ी है कईयों के उठा नहीं जा रहा, है ना, हाफ ईयरली में फेल हो चुके हैं, बोर्ड्स में क्या करेंगे, राइट। तो उन्होंने इतनी जम के तैयारी की कि इसमें से 40 में भी 80% बच्चे पास हो गए, 40 में भी 80% बच्चे पास हो गए। इसका 80% कितना होगा, 32। और जो 8 बच्चे थे, इनके जू भी नहीं सीखी सिर पे, चाहे मार पड़े चाहे कुछ पड़े, राइट, इनके जू भी नहीं सीख रही। बट 32 स्टूडेंट ऐसे थे जो फेल होकर हाफ ईयरली में दोबारा एनुअल एग्जाम में पास हुए। अब ये पूछा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास द एनुअल एग्जाम। अब ये जितने एनुअल एग्जाम ये था, ये पूरा चार्ट है एनुअल एग्जाम का, इसमें पास कितने हुए, ये पास थे, ये फेल है, ये पास है, ये फेल है, ठीक है। टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं, 74। टोटल पास कितने हैं, 74। कितने में से कितने स्टूडेंट थे टोटल, 100 थे, 100 स्टूडेंट टोटल थे, उसमें से 74 पास हुए। परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 का बचा कितना, 74। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। इजी है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं लगी इस क्वेश्चन में। ये हमारा इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, लिखने का तरीका है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन समझना इतना मैटर नहीं करता। जब तक आपको लिखना नहीं आता ना इस क्वेश्चन को, तब इसको सॉल्व करने में ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, तक पहुंचते मतलब कि पास कहाँ लिखा था, फेल कहाँ लिखा था। तो ये बेस्ट वे है इसको लिखने का। चलो अब यहाँ पे हमारे पास ये 29th क्वेश्चन है। 29th क्वेश्चन सिंपल अरेंज करनी है, कुछ एक पैटर्न बन रहा होगा चीज़ों का, है ना। आप बस आपने अभी कंप्यूटर में जाना है ना, एमसीए डिग्री करनी है, आपको पता ही है। रिपोर्ट तो हम एंड पे देते हैं, रिपोर्ट देख लो एंड पे कहाँ है, ए ऑप्शन आंसर बस डायरेक्ट है इसका आंसर वैसे, है ना। अगर मैं आपके एग्जाम में देखता तो मैं यही बैठता, रिपोर्ट हमेशा सारी चीज़ें बनने के बाद रिपोर्ट बनती है उस चीज़ की, तो रिपोर्ट हमेशा लास्ट में बनती है। तो इसका आंसर क्या होना था, ए ऑप्शन, है ना। बट मान लो आपका ये मेथड नहीं चला, तो हम क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। कैसे, सबसे पहले हमें क्या मिलता है, सबसे पहले जब भी हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, डाटा आएगा। तो यहाँ पे डाटा फर्स्ट में पड़ा है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। ये ए बी और सी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट कौन से, 1 और 2 कॉमन है। अब 4 और 5 में देखो कौन पहले आया, एनालिसिस पहले हुआ है, रिपोर्ट बाद में आएगी, पहले आएगी। पहले एनालिसिस करेंगे, फिर ही मैं आगे रिपोर्ट सबमिट करेंगे ना। पहले रिपोर्ट सबमिट कर ही नहीं सकते। पहले रिपोर्ट कैसे सबमिट कर रहे हैं, पहले उसको सारी जो चीज़ें हमने सॉफ्टवेयर बनाया, सब चीज़ें बनाई, उसका टेस्ट करेंगे, सही काम कर रहा है नहीं, उसको एनालाइज करेंगे, है ना। अगर सही चीज़ें हो रही हैं फिर उसके ऊपर पे प्रॉपर रिपोर्ट बनेगी, प्रॉपर रिपोर्ट के बाद हम उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। प्रॉपर रिपोर्ट कहाँ पे आएगी, फिर लास्ट पे, और एनालिसिस उसके पहले होगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत और ये सही हो जाएगा। चलो अब ये कुछ पजल टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में था क्या कि 5 से 15 प्लेयर है हर एक टीम में, एक टूर्नामेंट खेलने गए हैं। उसमें से अगर टीम के पास ना 10 से ज़्यादा है, मोर देन 10, 10 भी नहीं 10 से ज़्यादा अगर हैं,
तो वो रिवर्सिबल टी शर्ट्स पहनते हैं। उनके पास कौन सी टी शर्ट्स हैं? रिवर्सिबल टी शर्ट्स हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, जब भी ऐसी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाए, जब भी आपके पास ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाए, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करना है, आपने कुछ और फोकस करना ही नहीं है। चाहे उसका रिवर्स क्या हो सकता है, चाहे और क्या केसेस बन सकते हैं, हमें मैटर नहीं करता। हमारी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, सिर्फ वो मैटर करता है। हमारी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, अगर 10 से ज्यादा है तो वो रिवर्सिबल है, हमें नहीं पता अगर इससे कम हो उसके पास है या नहीं। ठीक है, हमें नहीं पता। अ टीम दैट हैज 12 प्लेयर्स डू नॉट हैव रिवर्सिबल, ये तो गलत है। अगर 10 से ज्यादा तो उसके पास होनी चाहिए रिवर्सिबल, ये इसीलिए गलत। ओनली पीपल ऑन टीम कैन बी एन रिवर्सिबल, इसका तो बात ही नहीं हुई ऐसे कुछ, है ना। टीम विद 8 प्लेयर्स डू नॉट हैव रिवर्सिबल, ये भी मैंने इसी रिवर्स नहीं हो सकते, इसका स्टेटमेंट का हम रिवर्स नहीं कर सकते। आज हमें ये पता है 10 से ज्यादा होंगे रिवर्सिबल होंगी, मान लो 10 से कम है, कोई एक आधा ले आए, कोई सारे ले आए, हो सकता है। ठीक है, तो हम इस केस में ऐसे गलत करेंगे। अब ये देखो, टीम दैट हैविंग 12, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, टीम दैट हैव 13 प्लेयर्स हैव रिवर्सिबल। अब 10 से ज्यादा है, उनके पास क्या होनी चाहिए, रिवर्सिबल टी शर्ट, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, इसमें कुछ और नहीं देखना, सिर्फ यही देखना था। अब ये क्वेश्चन थोड़े से जबरदस्त क्वेश्चन था, ये और ये, हाँ ये दोनों क्वेश्चन ना मजेदार क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, मेजरली ये क्वेश्चन देखते ही समझ, ऐसा लगता है सर कैसे करेंगे इसको, समझ ही नहीं आ रहा, क्वेश्चन ही नहीं बेसिकली समझ आ रहा। आपने इसको करना कैसे था, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। रामू दिल्ली विजिट करता है 15 दिन में, एवरी 15 दिन में, और शामू विजिट करता है दिल्ली में 20 दिन में, है ना। अब मैंने ये बोला कि वो 5 दिन पहले ही मिले थे, अभी 5 दिन पहले ही मिले, है ना। आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम टुडे दे विल मीट अगेन, अब दोबारा कब मिलेंगे, है ना। इनकी पहली मीटिंग कब हो सकती है, पहले देखो 15 आया, ये 20 दिन बाद गया, राइट। फिर ये 15 दिन बाद जाएगा 30 हो जाएगा, फिर ये 20 दिन बाद जाएगा 40 हो जाएगा, फिर ये 15 दिन बाद जाएगा 45 दिन पे होगा, फिर ये 20 बार जाएगा, अभी 60 बार हो जाएगा, है ना। अभी तक ये मिले ही नहीं है, अभी तक ये मिल ही नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे ये 15 20 15 30 ये मैच ही नहीं हो रहे। फिर उसके बाद 60 है, 60 दिन, अभी देखो 60 और 60 ये दोनों एक साथ बैठे होंगे उस दिन पे, समझ आया। ये हमने एक्चुअली किया क्या, अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। उन्होंने यहाँ पे 20 30 40 50 ये क्या लिखा है, हम इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, हमने 15 और 20 का एलसीएम लिया, 15 और 20 का एलसीएम लिया। एलसीएम कितना होता है इनका, 60 होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट सबसे पहले का मतलब क्या है, लीस्ट सबसे पहले तो वही होता है, लीस्ट का मतलब क्या, सबसे पहले तो यहाँ मिलेंगे, नेक्स्ट कब मिल सकते हैं, इसके बाद 120 पे मिल सकते हैं, जब 120वां दिन होगा, है ना, 120 पे मिल सकते हैं। अब क्या बोला क्या था, जैसे यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 120 दिन है, ठीक है। अब मैंने ये 60 में मिल चुके हैं, मैं ना 5 दिन बाद बात कर रहा हूँ, ये कितने में 5 दिन बाद मैंने बात की यहाँ पे खड़े होके, भी 5 दिन पहले वो दोनों मिले थे एक दूसरे को, राइट, मिले थे 5 दिन पहले वो मिले थे एक दूसरे को, दोबारा कब मिलेंगे, तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ ना चलना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 60 दिन बाद दोबारा मिलना चाहिए उनको, बट मिलेंगे कब पता कर, ये 5 भी तो माइनस हो गए यहाँ से, तो हम इसमें 5 को इंक्लूड करेंगे, 5 को इंक्लूड करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे 60 में 5 प्लस हो जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा 65। समझ आया, इस 5 को इंक्लूड करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे उसने स्पेस कवर किए, तो यहाँ पे उसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसीलिए 5 को हमने ऐड किया और हमारा आंसर कितना है 65। चलो बढ़िया। अब हमारा ये 32nd क्वेश्चन, चलो अब 32nd क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक बचे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, 2 क्वेश्चन तुम्हारे आगे हैं थोड़ी सी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल बेसिस पे, ठीक है। 2 क्वेश्चन लास्ट वाले ऐसे हैं, वो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन है वो तुम्हारे सिटिंग अरेंजमेंट में। जिसको लगता है पजल मुझे आती है, जिसको लगता है सिटिंग अरेंजमेंट मुझे आती है, तो उसके वो होश उठाने वाला है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो पहले 32nd करते हैं, उसके बाद उन क्वेश्चन पे चलेंगे। 500, ये क्वेश्चन किसका, देखते ही पता लग गया होगा किसका क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, राइट। वेन डायग्राम बनेगी इसमें, ये कॉफी की है वेन डायग्राम, ये टी की है वेन डायग्राम। अब क्या बोला है, 500 टोटल है, उसमें से 60 क्या पसंद करते हैं, कॉफी प्रेफर करते हैं। 500 का 60% कितना होगा, 300 हो जाएगा, राइट। 500 का 60% कितना होगा, 300 हो जाएगा। 25% कॉफी पसंद, टी पसंद, हाँ टी, हाँ 25% प्रेफर टी ओवर कॉफी, 25% टी पसंद करते हैं, 25% इसका कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 25%, मैं अभी परसेंटेज आपको करवा चुका हूँ बहुत बार, है ना, मुझे नहीं लगता मुझे लिख के ये बताना चाहिए 500 का 25% कितना होगा, ठीक है। 500 का 25% कितना होगा, 125। अब रिमेनिंग 15% हैव नो प्रेफरेंस, मतलब ना तो वो कॉमन में है ना तो वो दोनों में है, 15% कितना होगा, 75।
75 यहाँ पे आ जाएगा, जो किसी में नहीं इंक्लूड हो रहे, है ना। इफ 20% ऑफ एम्प्लॉयज प्रेफर कॉफी एंड ऑल्सो टी ड्रिंकर्स, मतलब दोनों प्रेफर करें, 20% ऑफ 20% ऑफ एम्प्लॉयज हु प्रेफर कॉफी, यहाँ पे ना ये लाइन मैटर करती है, आर ऑल्सो टी ड्रिंकर्स। यहाँ पे ये 20% इसका नहीं निकालना, इसका नहीं निकालना, 20% हमने 300 का निकालना था, क्योंकि यहाँ पे पूछा है जो कॉफी पीते हैं ना, जो कॉफी पीते हैं उसका 20% टी भी पसंद करते हैं, जो कॉफी पीते हैं उसका 20% टी भी पसंद करते हैं। इसका 20% कितना होगा, इसका 20% तुम्हारे पास हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना, 20% इसका, हाँ 60 हो जाएगा, राइट। अब ये कॉमन में आ गया 60, दोनों पसंद करते हैं, राइट। यहाँ पे बचा कितना, 240, ये टोटल था पहले कॉफी, अब ये 240 पता है क्या है, सिर्फ कॉफी जो पसंद करते हैं, 60 जो है दोनों पसंद करते हैं। अब हमें पूछा गया क्वेश्चन में, हाउ मेनी एम्प्लॉयज प्रेफर ओनली टी, ओनली टी का मतलब हम 125 में से 60 माइनस कर देंगे, बचा क्या हमारे पास 65 बचा क्या हमारे पास 65, सिर्फ टी पसंद करने वाले कितने लोग थे, सिर्फ 65, बढ़िया। अब हम चलेंगे ये 33rd क्वेश्चन में। 33rd क्वेश्चन में क्या, ये अपना नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, कोई ना कोई सीरीज बन रही है, राइट, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। उसमें क्या बोला है कि एक पॉइंट है 8 और 4, ये कुछ ना कुछ आपस में रिलेटेड इस तरह से है कि ऑप्शन भी उस तरह रिलेटेड है, बट मुझे ना दिख गया यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर है और ये 2 का क्यूब है, मतलब पहले क्यूब होगा फिर स्क्वायर होगा, ऐसे ही यहाँ पे तो नहीं है, ये तो 6 का है और 6 का 32 के साथ कोरिलेशन, ये तो क्यूब और स्क्वायर है ही नहीं, तो ये भी बिल्कुल क्यूब और स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे देखो 3 का क्यूब है और 3 का स्क्वायर है, ये डन हो गया, डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, इजी। अब ये है बाहुबली क्वेश्चन, ये हमारा है बाहुबली क्वेश्चन, ये तुम्हारा बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम अभी अटेम्प्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि ABCD G तक लोग हैं, 3 डिफरेंट व्हीकल्स में ट्रैवल कर रहे हैं, व्हीकल्स के नाम हैं, कुछ ना कुछ उनके प्रोफेशंस भी हैं, उस बेसिस पे हमने ये क्लूज है हमारे पास, उस बेसिस पे हमने इनको अरेंज करना है। अब मैंने आपको बताया था जब भी ऐसी बने तो पहले अरेंजमेंट्स बनाओ, डॉक्टर और क्या है, टीचर है, इंजीनियर्स कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, डॉक्टर कितने हैं, 2 हैं, टीचर कितने हैं, 3 हैं, राइट। अब हमारे पास दूसरी क्या अरेंजमेंट है, कार्स की, कार कौन सी है हमारे पास, स्विफ्ट, क्रेटा, नेक्सन, स्विफ्ट, क्रेटा, नेक्सन, ये हमारे पास कार्स हैं, राइट, ये कार्स हैं हमारे पास। अब आगे देखते हैं, अब क्लूज देखते हैं। सी इज अ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, सी यहाँ पे आ जाएगा, लेडी डॉक्टर, राइट, एंड शी डज नॉट ट्रेवल विद पेयर ऑफ सिस्टर्स ए एंड एफ। अब सी जो है ए और एफ के साथ ट्रेवल नहीं करती, बस ये साइड में लिख लिया हमने, दिख रहा है आपको, विजिबल है, मुझे लगता है शायद विजिबल ना हो, मैं एक डार्क कलर ले लेता हूँ थोड़ा सा, 2 मिनट रुको, थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं, हाँ ये बढ़िया दिख रहा होगा। हाँ, अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। बी इज अ मेल इंजीनियर, बी यहाँ पे है और ये मेल है, ठीक है, और ट्रेवल्स विद ओनली जी, और जी के साथ ट्रेवल कर रहा है, जी कौन है, जी कौन है, एक टीचर है, जी कौन है, एक टीचर है, जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इन स्विफ्ट मतलब बी और जी ये आपस में ट्रेवल कर रहे हैं, ये आपस में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, एक ही कार में। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा ये कपल है, ये कपल क्या है, ये मर्सिडीज में जा रहे हैं, है ना, 2 ही सीट्स हैं इनके पास आगे, तो 2 लोग ही बैठेंगे और नहीं बैठ सकते इसमें, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डी इज अ मेल डॉक्टर, डी इज अ मेल डॉक्टर लिख दिया हमने। 2 पर्सन बिलोंगिंग टू सेम प्रोफेशन, जो सेम प्रोफेशन के हैं वो सेम गाड़ी में नहीं जा सकते, डिफरेंट गाड़ियों में जाएंगे, ठीक है, ये पॉइंट था। ए इज नॉट एन इंजीनियर, ए इंजीनियर नहीं है, ए को मैं यहाँ लिख दूँ, ए इंजीनियर नहीं है, ठीक है, ए इंजीनियर नहीं है, वैसे लिख सकते हो डायरेक्ट लिख दो, इसको नोट क्यों करना, ए इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 तो डॉक्टर बना दिए हमने, 2 ही डॉक्टर थे, डॉक्टर तो हो नहीं सकता, तो क्या होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, ए क्या होगा, टीचर होगा। ए इज नॉट इंजीनियर, ट्रेवल्स इन करेटा, अब करेटा में कौन ट्रैवल कर रहा है, ए ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, अभी तक इजी चल रहा है, स्मूथ चल रहा है सारा हमारा। पेयर ऑफ सिस्टर्स ए एंड एफ ट्रैवल इन सेम व्हीकल, ए और एफ सेम व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं, ये दोनों क्या है, सिस्टर्स हैं, दोनों क्या है, सिस्टर्स हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं, सारे क्लूज खत्म हो चुके हैं, है ना, बट अरेंजमेंट रेडी नहीं हुई। अब हम सामान को, जितना सामान इकट्ठा किया उसको समेटेंगे, बस आपने ये लाइन अभी नोट नहीं की होगी, ओनली वन ऑफ देम इज अ मेल, ओनली वन ऑफ देम इज अ मेल। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 7 लोग हैं उसमें से एक मेल,
इसका मतलब ये है जो गाड़ियों में बैठे हैं ना, कम से कम उसमें, कम से कम नहीं, और एक लौता मेल बैठा है। जैसे यहाँ पे प्लस बैठा है, मेल बैठा है, सिर्फ एक लौता मेल बैठा होगा और एक्स्ट्रा मेल नहीं बैठे होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये था कि गाड़ियों में सिर्फ एक मेल बैठा होगा, एक गाड़ी में एक मेल बैठा होगा, बाकी सब लेडीज बैठी होंगी। ठीक है, चलो अब हम इनको जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे? अब बचे कौन से? ए बी सी डी ई एफ बचे, बस ई और एफ बचे। अगर मेरी बात सुनो, अगर एफ को मैं एफ का ई और एफ कहाँ पे आ सकते हैं? यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, दो प्लेसेस खाली है ना। डी डॉक्टर वाली तो फील्ड है, डॉक्टर वाली तो फील्ड है, या तो यहाँ पे आ जाए या तो यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे पता क्या होगा? यहाँ पे देखो, अगर मैं एफ को यहाँ पे रखता हूँ, एफ को यहाँ पे रखता हूँ, हमारे पास ये पॉइंट था ना, एक ये पॉइंट था, 2% बिलोंगिंग टू सेम प्रोफेशन कैन नॉट ट्रैवल टुगेदर। अब ये सेम प्रोफेशन कर दिया हमने इनको, तो ट्रैवल कैसे कर लेंगे? इसीलिए हम एफ को यहाँ नहीं बिठा सकते, हमें एफ को कहाँ बिठाना पड़ेगा? यहाँ पे। हमें एफ को कहाँ बिठाना पड़ेगा? इंजीनियर वाली प्लेस पे। हमें एफ को कहाँ बिठाना पड़ा? इंजीनियर वाली प्लेस पे। तो ई के लिए एक ही स्पेस खाली हुई, ये वाली। तो सभी बैठ चुके हैं अभी तक, प्रोफेशन में तो सभी बिठा दिए हमने, अभी गाड़ियों में बिठाना है। गाड़ियों में कैसे बिठाएंगे? अब गाड़ियों में देखो, नेक्सन में है, एक मेल होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ मिस तो नहीं हुआ हमारा? कोई ना कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया? देख लेते हैं, नहीं मिस हुआ शायद, राइट। अब देखते हैं आगे। अब सी और डी बचा है, सी और डी बचा है, जी और ए बिठा दिया हमने, ई बचा है ना, ई बचा है, सी बचा है, डी बचा है, बी और एफ भी बिठा दिया हमने। बचे कौन से हैं? ये तीन बचे। अब तीन के साथ देखो, अब ई यहाँ पे आ सकता है, ई सी के साथ आ सकता है, सी में आ सकता है, क्रेटा में आ जाएगा? ई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए बैठा है, ए बैठा है, ए और ई सेम प्रोफेशन के, ई यहाँ पे आ नहीं सकता, तो ई को कहाँ पे आना पड़ेगा? यहाँ पे। ई को कहाँ पे आना पड़ेगा? यहाँ पे। अब ई यहाँ पे बैठा है, ठीक है, अब ये हमने बिठा दिया, ये हमने बिठा दिया। अब बचे कौन? सी और डी, सी और डी। अब सी और डी कैसे बिठा सकते हो? क्वेश्चन है ऐसा? हाँ ठीक है, सी और डी कैसे बिठा सकते हो, है ना। सी एक लेडी है, सी क्या है? एक लेडी है। अगर मैं यहाँ पे सी और डी इन दोनों की प्लेसेस में किसी एक में, क्योंकि स्विफ्ट तो पहली फील्ड है ना, स्विफ्ट तो मर्सिडीज है ना, दो ही सीट खाली थी, दो ही सीट फिक्स है। अब यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? एक मेल होना चाहिए एटलीस्ट गाड़ी में। यहाँ पे तो ये दोनों लेडीज बैठे हैं, ई का जेंडर अभी क्लैरिफाइड नहीं है ना, ई कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे सभी तो बैठा नहीं सकता, सी और डी दोनों थोड़ी बैठा दूं, एटलीस्ट दो बंदे तो बैठे होंगे, क्वेश्चन में दिया एटलीस्ट दो बंदे कार में बैठे ही होंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है एक ही बंदा बैठो। यहाँ पे हमें एक प्लेस यहाँ पे खाली है, एक प्लेस यहाँ पे खाली है, ठीक है, दो बंदे खाली है, एक तो लड़की है, एक लड़का है। अगर मैं लड़की यहाँ पे बिठा दूं तो लड़का बिठा पाऊंगा? ये जो करेटा है इसमें सारी लड़कियां बैठी होंगी, पर हमें क्या चाहिए? एक एटलीस्ट लड़का बैठा होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या बिठाना पड़ेगा? किसको बिठाना पड़ेगा? डी को बिठाना पड़ेगा। समझ आया? डी को बिठाना पड़ेगा। अब ई के साथ कौन बैठेगा? फिर जो स्पेस खाली है सी बैठेगा। सी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब फीमेल, अगर फीमेल है तो ई का जेंडर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ई का जेंडर क्या हो जाएगा? मेल। ई का जेंडर क्या हो जाएगा? मेल। चलो अब इसके बेसिस पे जो हमारे क्वेश्चंस थे वो क्या थे? एफ का प्रोफेशन पूछा है, एफ का प्रोफेशन क्या है हमारे पास? इंजीनियर। एफ का प्रोफेशन क्या है? ये मिटाना पड़ेगा। एफ का प्रोफेशन क्या है? इंजीनियर। विच कार डज सी ट्रैवल? सी किस में ट्रैवल कर रहा था? सी किस में ट्रैवल कर रहा था? नेक्सन में कर रहा था। सी को हमने नेक्सन में लिखा था अभी, ई के साथ बिठाया था सी को, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट थ्री टीचर्स? थ्री टीचर्स कौन से थे? ए था, जी था ना, हाँ जी था और ई था, है ना, ये थे शायद, मेरे ख्याल से अरेंजमेंट में हमने यही बनाया था, ए जी ई ए, राइट। चलो ये समझ आया? इजी क्वेश्चन था ये, डिफिकल्ट इतना नहीं था। डायरेक्ट हमने, डिफिकल्ट पता है सिटिंग अरेंजमेंट में किसको बोलते हैं? डिफिकल्ट उसको बोलते हैं कि जिसमें हमें अरेंजमेंट ढूंढनी पड़ रही हो, क्लूज पूरे हो चुके हों, दो तीन बंदे बैठाए हों, फिर उसको छांटना हो उन चीज़ों को, वो डिफिकल्ट में काउंट किया जाता है। ये जो क्वेश्चन था ये छांटना नहीं पड़ा हमें, ये डायरेक्ट पड़ा हुआ था, इसका सोल्यूशन बस देखना था थोड़ा सा, ठीक है। ये डिफिकल्ट में काउंट नहीं हो सकता, ये मॉडरेट क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट का ये मॉडरेट क्वेश्चन है, काफी मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है, इजी भी नहीं है, मॉडरेट है, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारे लास्ट 4 क्वेश्चन है, सब पार्ट्स है इसके। ये लास्ट में उन्होंने क्या कहा कि बच्चे खुशी खुशी जा रहे हैं कहीं, है ना, बच्चे कहीं खुशी खुशी जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा परेशान करें, है ना, कि सर ऐसे कैसे करते हैं कि उनको ऐसा लगे सर तो एग्जाम ही ऐसा बना रहा है कि नहीं हमारे बस का तो नहीं है, हम तो आसान बनाएंगे, इतना इजी। चलो उन्होंने चैलेंज ले लिया अपने ऊपर, नहीं हम एक डिफिकल्ट एग्जाम बनाए, तो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन बना दिया। ये क्वेश्चन ना बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, कई लोगों को समझ ही नहीं आता इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, क्या कैसे अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को, समझ ही नहीं आता। क्योंकि अगर अरेंजमेंट बनाओगे ना, जैसे पहले तो अरेंजमेंट बना दो, अरेंजमेंट यहाँ से शुरू होगी, डी इज ग्रेटेस्ट, डी ग्रेटेस्ट है,
ठीक है, ए हमारा क्या है, ए लीस्ट है। अब नीचे बीच में कौन बैठा, बी इज ग्रेटर देन ई, बी ई के साथ ग्रेटर है और सी से छोटा है। ये अरेंजमेंट बनेगी, पांचों बंदों को बैठा दिया मैंने, राइट, पांचों को बैठा दिया। बट आगे क्या करेंगे, पूछा गया वैल्यू ऑफ ई, ए वैल्यू ऑफ ए पूछा है, कैसे करेंगे। अब डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट इंटीजर्स इज 8। अब इन दोनों का डिफरेंस 8 है, इन दोनों का डिफरेंस 8 है, इन दोनों का डिफरेंस 8 है, इन दोनों का डिफरेंस 8 है। पर सर अटेम्प्ट कैसे करें, 8 तो डिफरेंस ठीक है, अटेम्प्ट कैसे करें। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एक्स लेट करके। किसको लेट करके, एक्स लेट करके। अगर इन दोनों का डिफरेंस 8 है तो एक्स प्लस 8 हो जाएगा, ये एक्स प्लस 16 हो जाएगा, ये एक्स प्लस 24 हो जाएगा और ये एक्स प्लस 32 हो जाएगा। डिफरेंस भी 8 रहा सबका, यहाँ पे माइनस करेंगे दोनों को 8 आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे 8 आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे 8 आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे 8 आएगा। डिफरेंस सेम रहा। अब यहाँ पे ना एक लाइन थी, ये देखो, द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स इज इक्वल्स टू ई। सम ऑफ ऑल, सारे जितने भी इंटीजर्स है ना, ये 5 इंटीजर्स थे, इनका सबका सम कर दो ना, वो ई के इक्वल है। ठीक है, अब हम ये वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, हम ये नंबर्स यूज करेंगे। कैसे, अब मैं इन सबको प्लस कर दूं, कैसे प्लस करेंगे, नीचे कर दो थोड़ा, एक्स प्लस 32 प्लस एक्स प्लस 24 प्लस एक्स प्लस 16 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस, ये किसके इक्वल होना चाहिए, सारे इंटीजर्स का सम किसके इक्वल होना चाहिए, ई के। ई कितना है, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एक्स प्लस 8 और ये एक्स प्लस 8 कट जाएंगे आपस में, राइट, फिर माइनस करेंगे ना, दूसरी साइड माइनस कर लो, चाहे ले जाके 0 हो जाएगा ये, है ना। बचे क्या, 1 2 3 4, 4 एक्स बचे हमारे पास, 4 एक्स बचे, 4 एक्स बचे, और ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 40 प्लस 32 72, राइट, 72 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तुम्हारी x की वैल्यू कितनी है, तुम्हारी x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, x तो चेंज होती रहती है, राइट, तो x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो यहाँ पे कभी कभार तुम्हारा मैथ्स में कुछ और आंसर आता है x का, पर हमारे आंसर में x जो है वो एक नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे कितना आया, -72/4, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 18 बन रहा है, हाँ, माइनस का 18। हमारी x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 18। तो a की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 18। a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 18। तो a का यहाँ पे पूछा था, ये रहा वैल्यू ऑफ a, b ऑप्शन टिक कर देंगे, इजी। अब पूछा सम ऑफ a एंड b, ये रहा, इन दोनों का सम कितना है, 2x प्लस 16। अब 2 इंटू -18 प्लस 16, ये -18 मल्टीप्लाई करेंगे, -36 प्लस 16, आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, -20। दोनों का सम कितना होगा, -20। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द नंबर हैज वैल्यू। अब ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे ऊपर है वो ग्रेटेस्ट है। इसकी वैल्यू कितनी है, -18 प्लस 32। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 और 12 24, नहीं 24 कैसे आ गया, 24 थोड़ा आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 14। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। माइनस करेंगे ना 32 को 18 में से, तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 14। सम ऑफ द इंटीजर्स इज, अब जितने भी इंटीजर्स थे उनका सम पूछा ना, हाँ, जितने भी इंटीजर्स थे उनका सम कितना है, इन सब इंटीजर्स का सम कितना है, ये कितने, 1 2 3 4 5 एक्स हो गया। ठीक है, अब इसमें प्लस क्या किया हमने, ये प्लस किया, ये 40 प्लस 32 72 में 8 प्लस किया कितना है, 80। अब ये सम पूछा है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है, -18 और प्लस 80। ठीक है, ये -80 का मतलब क्या है, -18 इंटू 5, 18 इंटू 5 कितना होता है, -90 प्लस 80। आंसर कितना है हमारे पास, -10। आंसर कितना है, -10। तो हमारा आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन। चलो जी, हमारा ये रीजनिंग का और क्वांट्स का, रीजनिंग और क्वांट का हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। हमारा ये चैप्टर में, ये निमसेट का 2024 जो था, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट होते हैं। इसी क्वेश्चंस के एंड पे आते आते हमने इन चैप्टर में ना, जो हमें अभी जितना पढ़ा, जितनी भी क्लास हुई हमारी, हमने ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखे, राइट, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखे। ज़्यादातर क्वेश्चन किस में से आ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स में, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पक्का है, राइट, पजल का क्वेश्चन आ रहा है, सिलॉक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लॉक कैलेंडर में एक आधा क्वेश्चन आ रहा है ना। ये कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, राइट, पर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसीलिए मैं इसी तरह से आपको हर एक साल का जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम होंगे या जितने भी मॉक टेस्ट हम बनाएंगे, उस बेसिस पे आपको वो मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। ठीक है, आपने बस उस चीज़ को तैयारी अच्छे से करनी है कि आपका
एक ना ये इसका मोटिव पता क्या होता है मिक्स क्वेश्चन करवाने का, कि आप ना हमेशा जब तैयारी करते हो, जब भी तैयारी करते हो तो आप क्या करते हो, कैलेंडर का चैप्टर खोला, उसके 100 क्वेश्चन लगा लिए, चलो 100 नहीं लगाए 50 लगा लिए, है ना, चैप्टर खत्म। फिर क्या करते हो, नेक्स्ट डे से क्लॉक शुरू करेंगे, उसके 50 क्वेश्चन लगा लिए, वो भी खत्म। नेक्स्ट डे से स्लॉग्स शुरू करेंगे, वो भी खत्म। होता पता क्या, जब हम कैलेंडर शुरू करते हैं ना, कैलेंडर जैसे आप मान लो आपका पहला चैप्टर कैलेंडर था, ठीक है, आपने शुरू किया, शुरू करते हैं वो ना पहले 10 क्वेश्चन थोड़े से ऐसे लगेंगे भी नया टॉपिक है, उसके बाद बैठ जाओगे, दिमाग में बैठ जाएंगे आपके क्वेश्चन, तो सॉल्व होना आसान हो जाएगा। 50 तक पहुँचते पहुँचते आपको ऐसा लगेगा बहुत आसान था चैप्टर कैलेंडर, ठीक है। बट जब भी ऐसा आता है ना, इसका मोटिव क्या है, मिक्स करवाने का मोटिव क्या है। मिक्स क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, उसमें कैलेंडर के अगर 40 क्वेश्चन है, 40 के 40 कैलेंडर का थोड़ी आ जाएंगे, कैलेंडर का शायद आए भी ना, शायद एक क्वेश्चन आएगा, है ना, शायद आए भी ना, है ना। उसमें से वो क्वेश्चन जो आएगा वो एक क्वेश्चन वो किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी कंसेप्ट का हो सकता है कैलेंडर। वो आपको मिक्स जब आप करते हो ना, तब आपको पता लगता है आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो, जब भी हो, हम करवा रहे हैं, आप अपने बेसिस पे भी इस चैप्टर को दोबारा, इस पूरे जो शीट मैंने अभी करवाया, इस पूरे को रिवाइज करना अच्छे से, क्योंकि मैंने करवा दिया। बस आप इतना सा काम करना, जितना मैंने करवाया आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे, पहले सॉल्व करो पूरे पेपर को, पेपर तो मिल जाएगा, हम दे देंगे आपको, राइट, उसको सॉल्व करो। फिर आप देखो सर ने कैसे करवाया और हमने कैसे किया, कुछ डिफरेंस है उसमें, कुछ या ऐसा हो सकता है कहीं मैंने छोटा करवा दिया आपको, थोड़ा सा कंसाइज करवा दिया उसको, राइट, उसमें आप देख सकते हो हाँ ये भी मेथड है सर का, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको इंप्रूव करेगी, है ना, ये आपका टाइम बचाएगी एग्जाम में, ना कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते जाओ, जितने मर्जी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो, जब तक आपकी स्पीड नहीं अच्छी तो आप अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे सारे क्वेश्चन। इसीलिए आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू कर दो, ठीक है। ओके, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम ऐसा ही एक और प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट लगाएंगे और कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही निम सेट को हम उखाड़ देंगे, ठीक है। चलो डन।